Hi, this is Shivani Saini and I'm the cover star of Balle Bolly magazine. Basically, creating anything is my, you can say, my thing, my passion. चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई गारमेंट हो, चाहे वो कोई स्कल्पचर हो. So whenever I create something, तो उससे खुशी मिलती है, उससे सुकून मिलता है. I was like कि चलो देखते हैं क्या है. कुछ पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं अंदर चली गई और जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक कि यार ये तो अलग ही दुनिया है, थिएटर की दुनिया, कितना चार्ट कर रहे हैं. और उनके कॉस्ट्यूम्स मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. तो मैंने जो उनका बाहर डोनेशन बॉक्स होता है ना, पैसे तो थे नहीं, स्टूडेंट थे तब, तो मैंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी कि मैं पैसे तो नहीं दे पाऊँगी पर मैं अपना वक्त दे सकती हूँ, अपनी स्किल दे सकती हूँ. तो अपना नंबर लिख के मैंने उस डोनेशन बॉक्स में चिट्ठी डाली थी. वाह क्या बात. तो 2 दिन बाद मुझे कॉल आया था, तो मैं गई, सर से मिली, उन्होंने बताया, अपनी इंट्रोडक्शन कराया. तो उन्होंने ये नहीं कहा ये बहुत यूनिक आइडिया था? हाँ, वो तभी शायद बुलाया उन्होंने कि उनको अच्छा लगा कि मैं ऐसी जो मेरे दिल से आता मैं कर देती हूँ. फिर मैं सोचती नहीं कि क्या किसको क्या लगेगा, कौन क्या सोचेगा. टेक्निकली इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट भी पैसे वाली डालने वाली चीज़ में आप चिट्ठी डाल रहे हो. सही बात है. बॉक्स तो खोलेंगे ही, बिकॉज पैसे निकालेंगे तो मेरी चिट्ठी भी निकलेगी, तो पढ़ेंगे. मुंबई के प्रोडक्शन हाउस था, अमरप्रीत छाबड़ा सर डायरेक्टर थे, हैरी बवेजा सर प्रोड्यूसर्स थे. तो पूरी मुंबई की टीम थी, वेरी प्रोफेशनल, वेरी नाइस. तो मैंने फिल्म साइन कर ली और उन्होंने मुझे डेट्स दी प्रॉपर, और मैंने वो सारी डेट्स अपने जो मेरे बॉस थे उनको पकड़ा दी कि मैं ये दिन नहीं आऊँगी. और मैंने उनको भी ऑनेस्टली बताया दैट आई एम डूइंग अ फिल्म, तो मुझे छुट्टी चाहिए. तो फिर उन्होंने बोला नहीं कि ऑटोग्राफ दे दो? नहीं. तो मंग सर आए थे, पंजाब आए थे एक बार मिलने के लिए, तो मिले और 1-2 सवाल पूछे बस उन्होंने. तो उन्होंने बोला था लुक में आना, जो कैरेक्टर का लुक है. तो मैं अपना बहुत पुराना सूट पहन के और बिल्कुल चोटी वोटी बना के, जैसे गांव की लड़की होती है, उस इमोशनल स्टेट में बेसिकली आप होते हो, तो वैसे ही गई थी बन के. तो एंड आफ्टर सम टाइम मुंबई की फ्लाइट करके आई एम शूटिंग इन मुंबई. फर्स्ट डे फर्स्ट सीन आई एम विद ऐश्वर्या राय एंड दैट वाज ड्रीम कम ट्रू कि आई एम वर्किंग विद ऐश्वर्या राय, नॉट ओनली सीइंग हर एज अ फैन, आई एम हर को एक्टर. तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि हम सपने तो बहुत देखते हैं कि मैं शाहरुख खान को मिलूं, सलमान खान को मिलूं. मिलना एक अलग चीज़ होती है, और उनके साथ एज एन एक्टर काम करना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. स्पेशली एक अम्बाला शहर जैसे छोटे से शहर से निकल के, आप इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ पे कैसे काम मिलता है, क्या होता है, कैसे चलता है. तो आप डेस्टिनी कह सकते हो कि इट वॉज अ डेस्टिनी. फेमस होने का क्राइटेरिया मेरे को लगता है कि लोगों की निगाह में कुछ और है. हाँ, आप ही कह सकते हैं, डेफिनेशन इज डिफरेंट. हाँ, अगर वो आप फेमस ना होते तो वो आपको बुलाते भी ना. हाँ, ये बात भी सही है. ठीक है ना, तो वो बुलाते भी ना. जो डायरेक्टर थे उनको वो तो जानते थे मेरे बारे में, पर जो प्रोड्यूसर थे, वही बात है ना, एक डायरेक्टर एक कला के तरीके से आपको दिख रहा है, कलाकार के तरीके से आपको दिख रहा है. प्रोड्यूसर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, कमर्शियली देख रहा है कि इसको लेने से मेरी फिल्म में कितना पैसा वापस आएगा. डायरेक्टर देख रहा है कि ये कितना अच्छा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाएगी, कितना अच्छा रोल, कितने अच्छे से निभाएगी. डायरेक्टर को नहीं ये मतलब होता है कि यू नो की रिकवरी होगी. इसी दुविधा में बहुत सारे एक्टर्स ना बेचारे इसी उसमें रह जाते हैं, असमंजस में डायरेक्टर्स रह जाते हैं कि हम कास्ट तो इस एक्टर को करना चाहते थे, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस एक्टर को कास्ट करना पड़ रहा है. हाय शिवानी. हाय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए. मैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि गोलगप्पे खाने कितने अच्छे लगते हैं? मेरी फेवरेट डिश है, आप कह सकते हैं. रात को 3 बजे उठा के नींद में बोलोगे गोलगप्पे खाने, बोलोगे हाँ बिल्कुल खाने हैं, चलो. और मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज जिस शहर से ये हैं, मतलब कि आज भी उस शहर के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं. बिल्कुल, है ना. मतलब कि वहाँ पे अलग अलग तरह का पानी मैंने पहली बार पिया था. नहीं तो मुझे वो सिर्फ खट्टा मीठा पानी पता था कि होता है. वहाँ जाके पता लगा कि 7-8 तरह का पानी होता है. बिल्कुल बिल्कुल. पूरी मार्केट है, चाट भंडार, मतलब चाट मार्केट अम्बाला की बहुत फेमस. सही बात है, आपने खुद ही बता दिया अम्बाला, है ना. तो अम्बाला शहर से है ये, और बड़ा प्यारा शहर है वो. खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे. तो कैसा था बचपन वहाँ? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा शहर है, जैसे आपने भी बोला. छोटा सा शहर है, तो एक कोने से दूसरे कोने जाने में बस 15-20 मिनट ही लगते हैं. और बहुत अपनापन है, आस पड़ोस के लोग अब बहुत बिल्कुल फैमिली जैसे हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे शहरों में अक्सर ऐसा होता ही है. अच्छा था, स्कूलिंग बहुत अच्छी थी. और जिस शहर में आपने अपना बचपन बिताया हो तो वो ऑब्वियसली स्पेशल होता है. तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो बचपन की यादें, वो बचपन का टाइम, वो खो खो कबड्डी खेलना और वो सब तो हमेशा आपको याद आता ही है. तो पापा मम्मी का क्या रहता था उस समय?
डांटते थे या नहीं, मैं आई वाज अ वेरी सीरियस एंड वेरी गुड स्टूडेंट कि पढ़ाई भी अच्छे से करना, अपना पेंटिंग स्केचिंग करना, और जब समय मिलता था तो खेलना, बहुत तो बैलेंस्ड नाइस तो किड। वैसे वाले बच्चे थे जो एक एक नंबर के लिए लड़ते थे टीचर से? नहीं, जितने आगे ठीक है, खुश है। कितने आ जाते थे? कभी 80%, कभी 70%, तो 70 ठीक है, के लड़कियों के इतने आसपास। बहुत अच्छे होते हैं, मुझे हाँ। लड़के ही होते हैं 33 वाले। है ना? हाँ, नहीं, मेरा भाई भी अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, इंटेलिजेंट तो था। यार तो 1 मैं और मेरा एक छोटा भाई है। ओके, ब्रदर सिस्टर, ओके। तो उसका क्या रहता है अब? ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, Okay. वो भी क्रिएटिव फील्ड में है। ओ वाओ, या नाइस। तो ये तो मतलब कि पूरे घर क्रिएटिव भी है ना, वो है। हाँ, आप कह सकते हैं। तो पापा का क्या शौक था? पापा स्केचिंग बहुत अच्छी करते थे, तो पहले 2 बनाते थे, फिर उस 2 की बतख बना देते थे। ओके। तो वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि आपकी पढ़ाई भी हो गई, आपने 2 का मोर भी बना दिया, बतख भी बना दी। तो आई थिंक वहीं से मेरे अंदर स्केचिंग और पेंटिंग का भी एक गुण, मैं कहूँगी भगवान की ब्लेसिंग है। आई पेंट और स्केच कर लेती हूँ, और आई थिंक उसी वजह से मैं शायद फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ भी मेरा रुझान था, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है, उसमें स्केचिंग। वो हम थोड़ा धीरे चलते हैं, अभी हम बचपन में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। बिकॉज मुझे वो कनेक्ट हो गया ना कि हाँ, स्केचिंग से आप वहाँ पहुँच गए। मुझे वो डिटेल जाननी है, बीच अच्छा, वाली, ठीक है। कि लाइफ का ग्राफ क्या था। ओके। तो मम्मा का क्या रहता था? मम्मा हाउसवाइफ। ओके। तो मम्मा ने नहीं कभी कहा कि बेटा ये नहीं करना, कुछ और करो, नहीं, पढ़ाई? वो हमेशा सपोर्ट करते थे कि जो करना चाहते हो करो, आई एम विद यू। आपको डांस सीखना है, आप डांस सीखो, आपको कराटे सीखने हैं, आप कराटे सीखो, आपको जो करना है, आई एम विद यू, आप करो। तो सपोर्ट करते थे हमेशा। तो कराटे सीखे? हाँ, सीखे, बिल्कुल अच्छा। सीखे। और डांस? वो इतना ज़्यादा नहीं सीखा, कराटे ज़्यादा सीखे। अच्छा। टेबल टेनिस खेला मैंने स्कूल की तरफ से, स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेला, ओके। और ये सब चीज़ें की, तो बिल्कुल। ये सब अम्बाला में? हाँ, सब अम्बाला में, स्कूल टाइम में। कौन सा स्कूल था? PKR जैन स्कूल। अरे सबसे फेमस स्कूल है Yeah. PKR जैन स्कूल। Yes. लेकिन वो घर से दूर नहीं पड़ता था आपको? तो नहीं, इतना दूर नहीं है, छोटा सा ही अम्बाला, तो साइकिल मानव पे जाते चौक थे। से तो दूर ही पड़ता है वो। 2-2.5 किलोमीटर होगा, आई हाँ, थिंक, ज़्यादा वो नहीं तो है। होगा। यस, लेकिन वो बहुत अच्छा स्कूल है, उसका ग्राउंड बहुत बड़ा था। जी। वहाँ बहुत क्रिकेट खेला है मैंने, लेकिन मैंने अपने मामा जी के साथ जाके, ओके। क्योंकि वहाँ बहुत क्रिकेट खेलने आते थे लोग। हाँ जी, हाँ PKR जी, जैन में। बिल्कुल। और वो मंदिर भी है ना वहाँ पे, वो जिसका तालाब होता था बीच में, और बीच में मंदिर होता था। तालाब, मंदिर नहीं, मुझे नहीं आ वो पता। उसी स्कूल के पास, PKR जैन के पास ही अच्छा। होता था। वो आसपास तालाब होता था, बीच में मंदिर बना होता था, शायद काली माता का मंदिर था, पता नहीं। वो आप जैन कॉलेज की बात कर रहे हैं, उसके अच्छा। सामने काली माता मंदिर है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, वो जैन कॉलेज कॉलेज के है। सामने है। ओके। हाँ। तो ये कहाँ होता था PKR जैन स्कूल? PKR जैन स्कूल जो अग्रसेन चौक है, उससे आप थोड़ा आगे जाएंगे, अच्छा, उस पॉलिटेक्निक साइड चौक था। की तरफ, ओके ओके वहाँ पे है। हाँ। ओके, नाइस। तो फिर कैसा था स्कूल में, मतलब कि स्टडीज़ में ये था कि कोई ऐसी स्ट्रीम वगैरह मुझे लेनी है, या सिर्फ ये पहले डिसाइड था कि आर्ट्स करना है? मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। ओके। तो जैसे होता है ना, 10th के बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको, बस फिर उस टाइम ये होता है कि जो फ्रेंड्स ले रहे हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड का साथ ना छूट जाए, तो जो बेस्ट फ्रेंड ले रही है मुझे भी वही लेना है बस। तो आई थिंक इमोशनल ज़्यादा रही हूँ मैं, मतलब दिमाग से डिसीजन नहीं लिए, दिल से लिए कि बेस्ट फ्रेंड जो ले लेगी वो मैं भी वही ले लूँगी। तो उसने क्या लिया था? नॉन मेडिकल लिया, तो मैंने भी नॉन मेडिकल ले लिया। तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट मी, मुझे शायद आर्ट्स लेना चाहिए था, बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। तो लिटरेचर हो गया, या फाइन आर्ट्स, बाद में बड़े होकर फाइन आर्ट्स लेना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, स्केचिंग, पेंटिंग एंड ऑल दैट। स्कल्पचर्स बनाना बहुत पसंद था, तो क्ले के स्कल्पचर्स बनाती थी मैं बहुत यंग एज में। तो नॉन मेडिकल लेने के बाद रियलाइज हुआ कि नो, दिस इज नॉट मी, फिजिक्स ये नहीं होगा। हाँ, फिजिक्स नेवर। तो घर वालों ने बोला नहीं कि बेटा आप स्ट्रीम चेंज किया? नहीं किया? पूरी की? नहीं किया, +2 मैंने नॉन मेडिकल से ही किया। ओके। तो उसके बाद फिर जब फर्स्ट ईयर? फिर उसके बाद मैंने BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया PKR जैन कॉलेज में, जहाँ आप बोल रहे हो, काली माता जी का मंदिर है सामने। तो वहाँ पे फिर कंप्यूटर साइंस में कोशिश की कि चलो फिजिक्स नहीं तो शायद कंप्यूटर्स में मन लग जाए। और वो भी दोस्त के लिए लिया? हाँ, वो भी दोस्त के लिए कि पूरी क्लास जो 12th से पास हुई है वो उस कॉलेज में जा रही है, तो मैं भी वहीं रहूँगी, दोस्तों के साथ ही रहना है। तो फिर कंप्यूटर साइंस 2 साल किया मैंने, बट मैंने कहा नहीं, अब तीसरा साल नहीं होगा, बहुत मुश्किल से 2 साल किए। तो तीसरे साल में नहीं किया मैंने कंटिन्यू, और फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया। फाइनली अपनी सही राह पे, अपनी राह पे, मतलब कि दोस्तों की नहीं मानी फिर? नहीं, वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज जल्दी रियलाइज हो गया। कहीं ऐसा होता है कि डिग्री होने के बाद आप मास्टर्स भी कर लेते हो, और फिर आप रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, ये नहीं होगा। तो कई बार हमें ना, एक्चुअली हमारे घर में भी ना वो माहौल नहीं होता कई बार,
कि हम हमें गाइड कर पाए वो, बिल्कुल। है ना। तो हमें लगता है कि ठीक है यार मेरी दोस्त कर रही है मैं भी कर ही लूंगी, लेकिन हमारे अंदर तो कुछ और ही है ना। बिल्कुल। अब आप नहीं रियलाइज करते तो आप बॉम्बे कैसे पहुंचते, ये बात भी सही है है। ना। कहीं आप भी कहीं लेक्चरर लगे होते शायद, हाँ बिल्कुल। है ना, और वहीं पढ़ा रहे होते। अम्बाला में ही होती, हाँ, बोरिंग आसपास होती लाइफ। है तो सही बात है। तो फिर फैशन डिजाइनिंग करने कहाँ निकले? फैशन डिज़ाइनिंग मैंने अम्बाला कैंट से शुरू किया, वहाँ पे Okay. NIFT है, INIFT, ओके। वहाँ पे एडमिशन लिया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वाह यार अपने शहर से निकल के मैं, अब चाहे 10 किलोमीटर ही है सही लेकिन बात उस है। एज में लगता है कि वाह यार मैं कितना दूर आ रही हूँ, एक अलग शहर में कॉलेज के लिए आ रही हूँ। हाँ। और वहाँ का एनवायरनमेंट, लाइक दीवारों पे स्केचेस लगे हुए हैं, मैनिक्विन पे लोग जो बच्चे हैं सीनियर क्लासेस के वो ड्रेपिंग कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी का माहौल देख के आई वाज मेस्मराइज्ड। आई वाज वेरी हैप्पी कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई एनवायरनमेंट, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे एडमिशन जब मिला आई वाज वेरी हैप्पी, दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। सही बात तो है। 1 साल मैंने वहाँ पे किया और वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि यू आर टैलेंटेड, यू आर गॉड गिफ्टेड, यू शुड मूव टू मुंबई और डिफरेंट सिटीज़ लाइक चंडीगढ़। तो मैंने माइग्रेशन लिया सेकेंड ईयर में और मैं चंडीगढ़ के कॉलेज से फिर मैंने कंटिन्यू किया। ओके। तो मैंने अपना सेकेंड और थर्ड ईयर BSc फैशन डिज़ाइनिंग का चंडीगढ़ में जो सेक्टर 8 में है INIFT, वहाँ से कंप्लीट किया। ओके। तो जब फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे तब आ गया था कि ये मेरा रास्ता है अब? बिल्कुल, तब तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब 2 बजे कॉलेज की छुट्टी हो जाती थी लेकिन मैं 4-5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ हमारा क्या इतिहास था, ब्रिटिशर्स का क्या इतिहास था, मतलब हर तरह के आउटफिट्स की हिस्ट्रीज जानना और पढ़ना। तो बहुत इंटरेस्ट था मुझे। मैंने स्टिचिंग भी सीखी और मैंने, जैसे फाइनल ईयर में होता है आपको एक कलेक्शन बनानी होती है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं मास्टर्स को पैसे दे के उनसे बनवा लेते हैं, बट मैंने खुद बैठ के अपने हाथों से अपने कॉलेज में खुद बैठ के स्टिचिंग की थी। तो वो मुझे बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं खुद बना सकती हूँ अपने हाथ से। मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलर को जाके समझाने की ज़रूरत नहीं है, अरे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, यहाँ पे ये जुड़ना था, ऐसे था। तो उसके लिए बहुत सारी स्किल भी लगते हैं आपको। पैटर्न मेकिंग आनी चाहिए। आप सबसे पहले स्केचिंग हो गया, फिर पैटर्न मेकिंग हो गया, फिर हाउ टू कट अ फैब्रिक, और फैब्रिक्स को स्टडी करना कितनी अलग अलग तरीके के होते हैं, एंड देन स्टिचिंग इज़ अनदर आर्ट। तो अच्छा लगता था कुछ। बेसिकली क्रिएटिंग एनीथिंग इज़ माई, यू कैन से माई थिंग, माई पैशन। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई गारमेंट हो, चाहे वो कोई स्कल्पचर हो। सो व्हेनेवर आई क्रिएट समथिंग तो उससे खुशी मिलती है, वो उससे सुकून मिलता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो बचपन से शौक था कपड़े पहनने का? हाँ, बचपन से। मैं 10th क्लास में थी, मुझे याद है, मम्मा सो रहे थे दोपहर को और मम्मा की अलमीरा से साड़ी ला के काट दिया और टेप से जोड़ के उसका कुछ मैंने टॉप वॉप कुछ बनाया था। बिकॉज स्टिचिंग तो आती नहीं थी 10th क्लास में, अब छोटे थे, तो वो बस एक पैशन था अंदर कि मैं कुछ क्रिएट करूँ। तो मम्मा उठी, लाइक मेरी सिल्क की साड़ी काट दी उसने। तो आपको ये नहीं लगा था कि मम्मी डांट देगी? बहुत डांट पड़ी थी मुझे। फिर नहीं, पहले नहीं पता था कि डांट पड़ेगी? नहीं, उस टाइम तो आप पैशनेट होते हो ना, अरे आज तो मैं कुछ क्रिएट कर दूंगी, आज तो मैं बस मैजिक कर दूंगी। तो वो टेप लगा लगा के मैंने एक टॉप या कुछ एक आउटफिट बनाई थी। ये भी अच्छी क्रिएटिविटी है, टेप लगा के आप लगा के बना देती हूँ ना। बिल्कुल। है ना। कितने की साड़ी थी? 3-4 हज़ार? एक ही साड़ी काटी थी। 5-4 हज़ार? एक काफी 4-5 हज़ार की काफी थी? लंबी होती है, तो उसी में से मैंने 3-4 चीजें बना ली थी। 4-5 हज़ार की थी वो? हाँ, ज्यादा ही होगी। इट ठीक है, वाज लेकिन नाइस एक्सपेंसिव। तो पढ़नी थी फिर? मैं आज तक साड़ी मम्मा को गिफ्ट करती रहती हूँ। वो एक साड़ी के बदले कितनी दे दी हैं? मैं देती रहती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, किसी सिटी भी किसी भी शहर जाती हूँ। जैसे अभी मैं हैदराबाद जाती हूँ तो वहाँ से मम्मा के लिए साड़ी लेके आती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो साड़ी जरूर लेके आती हूँ। तो मम्मी की फेवरेट साड़ी है? हाँ, वो बहुत साड़ी पहनते हैं। नाइस। और आपकी? मेरे को भी साड़ी बहुत पसंद है। हाँ, वो आपके चैनल पे भी दिखता है, जो आपने शुरू किया। तो फिर फैशन डिजाइनिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी आप कर रहे हो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो ये कब रियलाइज हुआ? ये आप टीचर्स ने स्टेज पे चढ़ा दिया कि आप रैंप वॉक करो, जैसे आप डिज़ाइनर तो हो ही, तो आप उसको मॉडलिंग में बेसिकली उन्होंने मुझे डाला और मॉडलिंग की शुरुआत की, तो अपने कॉलेज से की। तो धीरे धीरे मुझे बाहर से भी ऑफर्स आने लगे, जैसे ज्वेलरी ब्रांड का हो गया, आप हमारे लिए ज्वेलरी शूट कर दीजिए। जैसे श्याम ज्वेलर्स थे, उनके लिए मैंने ज्वेलरी शूट भी किया, क्लोथिंग का शूट भी किया। वहाँ पे उनके शोरूम में बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे, तो उससे खुशी भी उस टाइम तो होता था कि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिल जाएगी और सुंदर सुंदर फोटोज आएंगे, जैसे गर्ल्स को होता है कि आई विल लुक प्रिटी, आई विल हैव सम मनी एंड मेरे पोस्टर्स लगेंगे, तो वो एक खुशी थी। तो मॉडलिंग से शुरुआत हुई थी। तो वो थिएटर ग्रुप, अलंकार थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया एज ए डिज़ाइनर कि मुझे आपके ग्रुप के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने हैं। एक मिनट, अब यहाँ रुकते हैं। शाम के लिए शूट हो गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ कैसे पहुँचे आप?
मैं ऐसे बोर हो रही थी एक दिन, मैंने कभी इतना थिएटर देखा ना, किया ना, कभी सोचा। आई वॉज रियली बोर्ड कि मैं क्या करूँ। तो सामने पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया कि इस टेगोर थिएटर के अंदर एक प्ले चल रहा है। आई वाज लाइक चलो यही देख लेते हैं। मैं टीम में ही रहती थी, बिल्कुल टेगोर थिएटर के सामने ही रहती थी। तो वहाँ पे आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं क्या है, कुछ पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं अंदर चली गई और जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक कि यार ये तो अलग ही दुनिया है, थिएटर की दुनिया, कितना चार्ट कर रहे हैं। और उनके कॉस्ट्यूम्स, मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने जो उनका बाहर डोनेशन बॉक्स होता है ना, पैसे तो थे नहीं, स्टूडेंट थे तब। तो मैंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी कि मैं पैसे तो नहीं दे पाऊंगी, पर मैं अपना वक्त दे सकती हूँ, अपनी स्किल दे सकती हूँ। तो अपना नंबर लिख के मैंने उस डोनेशन बॉक्स में चिट्ठी डाली थी। वाह क्या बात है। तो 2 दिन बाद मुझे कॉल आया था, तो मैं गई, सर से मिली, उन्होंने बताया, अपनी इंट्रोडक्शन कराया। तो उन्होंने ये नहीं कहा ये बहुत यूनिक आइडिया था? हाँ, वो तभी शायद बुलाया उन्होंने कि उनको अच्छा लगा कि मैं ऐसी जो मेरे दिल से आता मैं कर देती हूँ। फिर मैं सोचती नहीं कि क्या किसको क्या लगेगा, कौन क्या सोचेगा, टेक्निकली इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट भी। पैसे वाले डालने वाली चीज में आप चिट्ठी डाल रहे हो, सही बात है। बॉक्स तो खोलेंगे ही, बिकॉज पैसे निकालेंगे तो मेरी चिट्ठी भी निकलेगी, तो पढ़ेंगे। तो वो एक दिल से दिल का कनेक्शन बन जाता है कि यार इस इंसान ने चिट्ठी डाली है कि आई वांट टू डिजाइन फॉर योर थिएटर ग्रुप। तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बुलाया और तो मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ा दी प्ले की। प्ले का नाम था अंधा युग। तो कहते पढ़ो। मैं खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं तो डिज़ाइनर हूँ। तो कहते नहीं तुम पढ़ो। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज पास आउट करके जॉब कर रही थी। आई वाज वर्किंग एज अ मर्चेंडाइजर एक्सपोर्ट हाउस में, चंडीगढ़ में ही था वो एक्सपोर्ट हाउस। तो सुबह 5 बजे उठना, थिएटर आना, फिर 9-10 बजे अपने ऑफिस जाना, फिर शाम को 5-6 बजे छुट्टी के बाद फिर वापस थिएटर जाना, रिहर्सल करना और फिर रात को घर पहुंचना। ये मेरा रूटीन था। तो जॉब बोर लग रही थी? उन्होंने बोला कि पढ़ो। तो इट्स लाइक कि यार मैं क्यों पढ़ूं, मुझे लगा शायद वैसे ही बोल रहे हैं कि नई बच्ची आई है, चलो इसको कुछ काम दें, इसको जाने, इसकी आवाज़ सुने या इसकी प्रोनाउंसिएशन सुने। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे बोला कि ये रोल तुम ही कर रहे हो, तुम कृष्ण प्ले कर रहे हो। कृष्ण फर्स्ट टाइम एक्ट कर रहे हो आप, वो भी थिएटर ग्रुप में, वो भी अंधा युग जैसा और प्ले, वो भी कृष्ण का। और ये वो कैरेक्टर है जो 1.5 घंटे का प्ले है। तो 1.5 घंटा मैं स्टेज पे ही हूँ, बाकी कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं। बट आई फॉर 1.5 hour आई वॉज ऑन द स्टेज ऑन अ वेरी बिग पोडियम, कृष्ण बन के। फिर वो जो एक बॉडी लैंग्वेज है, आपको कृष्ण बनना है, एक मेल प्ले कर रहे हो आप बीइंग अ फीमेल, तो वो सब कॉन्फिडेंस मुझ में सर ने डाला कि तुम कर सकती हो। तो वहाँ से कैसे बताओ एक्टिंग की शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ देखा मुझ में या कुछ जाना या पहचाना। तो कभी पूछा कि क्या देखा उन्होंने? तो वो उस बात का जवाब नहीं देते कि तो बस तुम काम करती रहो अपना। और आगे भी मैं आपको उनकी एक बात बताऊंगी। तो यहाँ से एक्टिंग की शुरुआत हुई। तो 1-2 प्ले किए, उसके बाद मुझे एक पंजाबी फिल्म का ऑफर आया, हैप्पी गो लकी। उसमें अमरिंदर गिल थे। और ये पहुंची कैसे? ये मैं ऑफिस में बैठी थी, कॉल आया मुझे। तो ऑफिस में फोन अलाउड नहीं था। तब तक रिजाइन नहीं किया था? नहीं, बस वो सुबह शाम प्रैक्टिस करना और वीकेंड्स पे प्ले करना, ऐसे था। तो लगता नहीं था कभी कभी कि यार नौकरी होगी नहीं मुझसे? नहीं, मैं बहुत खुश थी। अच्छा। इतनी सी सैलरी मिलती थी, उसमें से भी पैसे बचा सेव कर लेती थी और अपना आराम से पीजी में रहती थी और इंडिपेंडेंट अपना एक्टिवा पे घूमना पूरे चंडीगढ़ में और सुबह शाम प्ले करना। बहुत खुश थी। आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि पैसे मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, अपना शौक भी पूरा हो रहा है, अपनी मॉडलिंग भी चल रही है और सब। आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब बहुत, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं और लाइफ में, बस यही प्रमोशन होती रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी और सब कुछ है मेरे पास। वेरी हैप्पी। तो सडनली फ़ोन आया एक, धीरे धीरे सुना मैंने, हाँ जी, बिकॉज फ़ोन अलाउड नहीं थे ऑफिस में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके फिल्म है और इतने पैसे मिल रहेंगे उसके आपको, और ये एक्टर्स हैं। अमरिंदर गिल सुपरस्टार, उस टाइम तो सही बात पीक पे थे, वो हमेशा से सुन के ही आप हाँ ऐसे हो जाते हो। तो लाइक अमरिंदर गिल के साथ फिल्म है और भी कुकी जी हैं उसमें और भी एक्टर्स थे। लाइक हाँ नाइस। तो उन्होंने जो अमाउंट बोला ना, वो सुन के लाइक कितने पैसे मिलेंगे, ये तो मेरी पूरे साल की सैलरी है, ये मुझे 20 दिन में मिल जाएगी। तो उस टाइम पैसों के लिए मैंने, टू बी ऑनेस्ट, पैसों के लिए फिल्म साइन की। हम आधी चीजें ना शायद हम मनी के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल। हम मानते नहीं मानते, लेकिन हमारी 90% प्रॉब्लम्स का सलूशन भी पैसा है। वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं वो होता है, खुल के मानती हूँ कि उस टाइम मैंने सिर्फ पैसों के लिए फिल्म साइन की कि 20 दिन की छुट्टी ले लूंगी कुछ बोल के ऑफिस से, तो जॉब तो है ही है और ये फिल्म कर लूंगी। तो अमरिंदर गिल सच में मतलब कि एक ना ड्रीम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो शुरू से ना उस इंसान ने रोमांटिक गाने गाए हैं, उनके गाने, उनके फिल्में, उनकी एक्टिंग वेरी नेचुरल, वेरी नाइस। और उस समय तो उनकी भी स्टार्टिंग थी फिल्मों में, है ना। बहुत तो ड्रीम कम ट्रू था करो और ये सब फिल्में उस टाइम ड्रीम कम ट्रू था।
ड्रीम तो था ही नहीं ना, ये तो बस आ गया तो पैसे नहीं अमरिंदर गिल से मिलने का या देखने नहीं, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, किसी एक्टर से कोई वो नहीं था। तो बस फिल्मों में जाने का कभी सोचा ही नहीं था ना, तो ये तो बस फिल्म आ गई तो चलो पैसों के लिए करा बस। मैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे साल की सैलरी मुझे 20 दिन में मिल जाएगी, दे पेड रियली वेल। मुंबई के प्रोडक्शन हाउस था, अमरप्रीत छाबड़ा सर डायरेक्टर थे, हैरी बवेजा सर प्रोड्यूसर्स थे, तो पूरी मुंबई की टीम थी, वेरी प्रोफेशनल, वेरी नाइस। तो मैंने फिल्म साइन कर ली और उन्होंने मुझे डेट्स दी प्रॉपर, और मैंने वो सारी डेट्स अपने जो मेरे बॉस थे उनको पकड़ा दी कि मैं ये दिन नहीं आऊँगी और मैंने उनको भी ऑनेस्टली बताया दैट आई एम डूइंग अ फिल्म, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कि ऑटोग्राफ दे दो? नहीं नहीं उन्होंने बोला ठीक है बट इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं हम दे पाएंगे। तो क्या सर ये तो छुट्टी मांगी है, पता लगा मैं आई नहीं हूँ इसके बाद तो शायद लग नहीं रहा मेरे को मैं तो जैसे बीच में 2-3 दिन के बाद एक ऑफ होता था, तो उस दिन मैं ऑफिस आती थी, फिर तो एक दिन मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे गोलकी के सेट पे, दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, तो पूरा ऐसे किया मैंने। तो फाइनली फिल्म हो गई। अपने घर पे भी नहीं बताया था मैंने, किसी को नहीं पता था घर पे फिल्म। हाँ, तो फिर फिल्म होने के बाद डबिंग की बारी आई। अब डबिंग का तो बोला नहीं था, तो वो कहते अब हम और छुट्टी नहीं दे सकते आपको, तो फिर मैंने उस टाइम जॉब छोड़ दी बिकॉज इधर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। सही बात है, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक, और फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया आप में कि अच्छा यार एक फिल्म कर ली है, मॉडलिंग कर रही हूँ इतने टाइम से, तो मे बी आई हैव पोटेंशियल, मे आई शुड ट्राई इस लाइन में और आगे जाऊँ। तो ये सब सपना जो था, वो जब कह रहे हो ड्रीम कम ट्रू वाला, वो तब आया जब मैंने अपनी मूवी हॉल में देखी। तो जब आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखते हो ना, तो आप ऐसा लगता है अरे वाह यार, आई कैन डू दिस, आई शुड डू दिस, और किस्मत में भगवान आपको पुश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो व्हाई नॉट। तो जॉब छोड़ी, फिर मैं फुल टाइम एक्टिंग में आ गई। एक मिनट, थिएटर कर रहे थे? हाँ जी। फिल्म के लिए फोन आया ऑफिस में, वो आया कैसे? वो बीच में एक मेरी फ्रेंड है दक्षिता कुमारिया, वो इस फिल्म के लिए ऑलरेडी साइन थी। ओके। तो उन्होंने मेरा सजेशन दिया। उनको फिल्म में 4 हीरो 4 हीरोइन थे, right. तो 3 उनको हीरोइन मिल चुकी थी, चौथी की वो तलाश कर रहे थे। तो दक्षिता ने मेरा फोटो दिखाया और मेरे बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मॉडलिंग करती है, फैशन डिजाइनिंग कर रही है, वो थिएटर भी करती है। तो उनको तो वो थिएटर से थी आपकी? नहीं, वो थिएटर से नहीं थी। okay. वो पहले एक फिल्म कर चुकी थी पहले। तो उन्होंने मेरे फोटो दिखाया, मेरा नंबर दिया, और फिर सर का कॉल आया, तो उनके थ्रू मुझे फिल्म मिली थी। मुझे ना ये जानना होता है ओके, कि ये बीच वाला कि वो वो कड़ी कैसे जुड़ी? हाँ, हम किसी और फिल्म के सेट पे ही मिले थे, सेट पे ही हम फ्रेंड्स बने थे। तो इट्स रियली नाइस ऑफ हर कि उन्होंने मेरा सजेशन दिया और मुझे फिल्म मिली। तो फिल्म कर ली। उसके बाद जैसे होता है, छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, जैसे कि एक फिल्म आती है किसी एक्टर्स की, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, फिर आती रहती है। तो मुझे भी ये लगा मेरी एक फिल्म आई है, अब मुझे और ऑफर्स आएंगे और आती रहेंगी फिल्में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 7-8 महीने तक मुझे और किसी फिल्म का कोई ऑफर नहीं आया। बस मैं थोड़े बहुत इंटरव्यूज देती रही, थोड़ा बहुत। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता गया, जैसे जैसे फिल्म पुरानी होती जाती है, नई फिल्में आ गई, उनके बारे में बात हो रही है। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है। तो फिर लोगों से मिलना शुरू किया, प्रोडक्शन हाउस क्या होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, क्या मीटिंग्स होती हैं, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। तो मीटिंग्स के बाद भी 10-100 मीटिंग करोगे तो जाके 1-2 प्रोडक्टिव होती हैं उसमें से। तो फिर एक दिन मेरे पास गलती से एक मैसेज आया किसी का। अच्छा। तो मैं किसी इवेंट में गई थी, वहाँ पे मुझे कोई प्रोड्यूसर, फीमेल प्रोड्यूसर मिली थी, उनका मैसेज आ गया गलती से। वो कोई ऑडिशन था हिंदी फिल्म का। तो उन्होंने बोला अरे सॉरी, मैंने आपको गलती से भेज दिया। मैं कहा नहीं, आई एम इंटरेस्टेड। उसमें ऑडिशन में जो स्क्रिप्ट थी ऑडिशन की, उसमें सरबजीत नाम था। मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे पता चल गया कि ये वही सरबजीत फिल्म है जिसमें ऐश्वर्या राय, रणदीप हुड्डा ये सब है। अनाउंसमेंट कर चुके थे क्योंकि पंजाब शायद उनका आना था उस समय। उमंग कुमार जो है, जो डायरेक्टर है फिल्म के, वो सिर्फ एक छोटी सी अनाउंसमेंट की थी उन्होंने। तो लाइक ये मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। आपने बोला ना ड्रीम जो था, वो था कि बचपन से मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, पर ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं मिलूंगी या उनके साथ काम करूंगी, कुछ बस पसंद है। तो उनके पोस्टर लगे हुए हैं और आपके कंप्यूटर पे उनके वो वॉलपेपर्स चलते रहते हैं, वो सब होता था उस टाइम पे। तो मैंने कहा ये फिल्म करनी है मुझे, बस सिर्फ ऐश्वर्या राय के लिए करनी है, दैट आई वांट टू वर्क विद हर, आई वांट टू बी इन अ सेम फ्रेम विद हर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम भेज दो ऑडिशन, सब भेज रहे हैं, तुम भी भेज दो। पूरे पंजाब में ऑडिशन हो रहे थे उस टाइम, पूरे इंडिया में एक्चुअली। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कहा, कहते कि 2 घंटे में भेज दो। मैं कहा नहीं, 2 घंटे नहीं, मुझे 2 दिन चाहिए। तो फिर मैंने उनका पूरा इंटरनेट पे जो असली फैमिली है सरबजीत की, उनके बारे में
पूरा रिसर्च किया, उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके इंटरव्यूज सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका इमोशनल मेंटल स्टेट क्या है, किस तरह से वो अपने भाषण दे रही है, फैमिली किस तरह से क्या महसूस कर रही है। 2 दिन मैंने पूरा उनका स्टडी किया। स्वपन जो उनकी बड़ी बेटी है, सरबजीत की बड़ी बेटी, उस रोल के लिए मैंने फिर ऑडिशन दिया। 2 दिन बाद मैं सेक्टर 16 में पार्क में जाके सुबह 5-6 बजे, तो थोड़ा रोने वाला और थोड़ा चिल्लाने वाला सीन था। तो मैं घर पे करूँगी तो मैं लोग डर जाएंगे, आस पड़ोस वाले आ जाएंगे कि क्या हो गया। तो मैं पार्क में गई और अपने प्रॉप्स वगैरह साथ लेके वहाँ पे मैंने 20-25 टेक किए। 25वें टेक के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ अ नाइस टेक, तो वो टेक मैंने फिर भेजा था। और मोबाइल से शूट करके? हाँ, मोबाइल से सिंपल छोटा सा 10,000 रुपये का कोई छोटा सा फ़ोन था उस टाइम पे। व्हाट्सएप अभी नया नया शुरू ही हुआ था आई थिंक, तो व्हाट्सएप पे वो मैंने ऑडिशन भेजा उनको और उन्होंने वो आगे मुंबई भेज दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। 15-20 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि यू आर सेलेक्टेड। तो उमंग सर आए थे, पंजाब आए थे एक बार मिलने के लिए, तो मिले और 1-2 सवाल पूछे बस उन्होंने। तो उन्होंने बोला था लुक में आना, जो कैरेक्टर का लुक है। तो मैं अपना बहुत पुराना सूट पहन के और बिल्कुल चोटी वोटी बना के, जैसे गाँव की लड़की होती है, उस इमोशनल स्टेट में बेसिकली आप होते हो, तो वैसे ही गई थी बन के। तो एंड आफ्टर सम टाइम मुंबई की फ्लाइट करके आई एम शूटिंग इन मुंबई। फर्स्ट डे फर्स्ट सीन आई एम विद ऐश्वर्या राय एंड दैट वाज ड्रीम कम ट्रू कि आई एम वर्किंग विद ऐश्वर्या राय, नॉट ओनली सीइंग हर एज अ फैन, आई एम हर को एक्टर। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि हम सपने तो बहुत देखते हैं कि मैं शाहरुख खान को मिलूं, सलमान खान को मिलूं, मिलना एक अलग चीज होती है, और उनके साथ एज एन एक्टर काम करना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। स्पेशली एक अम्बाला शहर जैसे छोटे से शहर से निकल के, आप इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ पे कैसे काम मिलता है, क्या होता है, कैसे चलता है, तो आप डेस्टिनी कह सकते हो कि इट वॉज अ डेस्टिनी, इट वॉज इन माई डेस्टिनी टू डू सरबजीत, और मैं वहाँ पे पहुँची। तो बचपन से तो उनकी फ़ैन थी ही, जब उनके साथ मैंने काम किया तो मैं और ज़्यादा बड़ी फ़ैन बन गई उनकी। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार उनसे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, तो इट वाज अमेजिंग। तो मैं तो प्रे करती थी इस फिल्म का शो चलता रहे कभी खत्म ना हो। लेकिन तो हाँ, 4 महीने उनके साथ निकाले, बहुत अच्छे, बहुत सीखा। ऋचा चड्ढा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, दर्शन कुमार इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, सबने बहुत गाइड किया, बहुत सिखाया, बहुत बताया, तो बहुत अच्छी कास्ट थी, बहुत मजा आया, बहुत सीखा। तो जहाज में कैसा था पहली बार? जहाज में पहले बैठ चुकी थी, हैप्पी गो लकी की डबिंग के लिए मैं बॉम्बे गई थी। तो दैट वाज योर फर्स्ट टाइम जब बॉम्बे गई? हाँ जी। तो कैसा था उस समय? अच्छा था, जैसे फ्रेंड से पूछा था कि क्या लेके जाना होता है, कितना वेट क्या कैरी कर सकते हो, क्या नहीं कैरी कर सकते हो, वो सब थोड़ा सा फोन पे, तो अकेले ही गई थी, तो इट वाज नाइस। तो यू नो बॉम्बे आके ये नहीं लगा पहली बार कि यार इस शहर में तो आके बस जाना है? कुछ बोला था? सबसे पहले मैं बॉम्बे में गई थी कॉलेज की तरफ से। लैक्मे फैशन वीक में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी सिलेक्शन होती है, तो 60-70 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, उसमें से सिर्फ 6 सेलेक्ट हुए थे, तो उस 6 में मैं थी। और जो लैक्मे फैशन वीक का मेन शो एरिया होता है जहाँ पे रैंप होता है, वहाँ पे मुझे वॉलंटियर ड्यूटी मिली थी। तो वो मेरा फर्स्ट विजिट था, तब हम ट्रेन में गए थे कॉलेज की तरफ से, तब मैंने इन सब सेलिब्रिटीज़ को देखा था। एंड व्हेन दे वर वॉकिंग, आई वाज लाइक ये हमारे जैसे ही तो है, ये भी तो इंसान हमारे जैसे ही तो है। क्या एक दिन, तो हाँ, एक दिन यहाँ पे मैं वॉक करूँगी या मेरे डिज़ाइन आएंगे और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट एक थॉट होता है आपका कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड बस डेस्टिनी में था, और फिर यही होता है। और जैसे आप बोलते हो ना कि अम्बाला छोटा शहर, अम्बाला शहर छोटा है, लेकिन वहाँ से लोग इतने बड़े बड़े निकले हैं ना। प्रियंका चोपड़ा जब वो पहली बार गई तो वो अम्बाला कैंट से उस समय थी वहाँ पे, है ना, गुरनजर, है ना, परिणीति, आप, हम आपका नाम भी ले सकते हैं, अम्बाला से, और भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ से जो अम्बाला से हैं, एक साहिल। मेरी एक और फ्रेंड है आकांक्षा भंडारी है, वो भी अम्बाला से है, मुंबई में 10-12 साल से रह रही है, बहुत अच्छी सिंगर है, मूवीज में भी गाया उन्होंने अपना, उनका चैनल बहुत अच्छा चलता है, तो शी इज आल्सो फ्रॉम अम्बाला, वेरी नाइस सिंगर। तो अम्बाला में बहुत टैलेंट है। यस, जूही चावला जी अम्बाला से थी। अच्छा, हाँ, ये नहीं मेरे को पता। हाँ जी, और एक और एक्ट्रेस है जिनके साथ मैंने काम भी किया है, मूवी भी की है, पूनम ढिल्लों जी अम्बाला से हैं। हाँ, वो भी अम्बाला से हैं। बहुत सारे एक्टर्स सिंगर्स हैं, बहुत सारे। वो तो शहर छोटा है लेकिन टैलेंट बहुत है वहाँ पे, म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल, म्यूजिक का बहुत कल्चर है अम्बाला में। बिल्कुल। तो ये चीज़, तो जब ये सब हो गया है ना, सरबजीत हो गई, हैप्पी गो लकी हो गई, तो पेरेंट्स का क्या था? पेरेंट्स को लेके गए प्रीमियर पे हैप्पी गो लकी के प्रीमियर पे उनको बुलाया था मैंने, तो उनको प्रीमियर पे ही पता चला था कि इसने फिल्म की है एज एन एक्टर। और वो होता है ना कि बहुत डरे हुए, जिन लोगों को पता नहीं इंडस्ट्री के बारे में, या सिर्फ थिएटर में ही टीवी में ही मूवी देखे, थिएटर में जाने का भी कल्चर नहीं था हमारे घर में कभी। एक आधी फिल्म कभी देखी होगी, आई थिंक सरफरोश देखी थी हमारी फैमिली ने लास्ट,
तो उसके बाद ऐसा कुछ फैमिलीज में होता है ना, आप हर महीने बिल्कुल, 2 महीने में एक बार थिएटर जाते हो, तो वहाँ इतना नहीं था, बस टीवी पे देख लिया, केबल टीवी होता है आपका, केबल पे फिल्में आ गई और देख ली। तो ये वाज रियली शॉक कि तूने कब की, हमें बताया भी नहीं प्रीमियर पे। फिर वो बैठे, उन्होंने मुझे स्क्रीन पे देखा, दे वाज शॉक्ड। और फिर जब इंटरवल में कास्ट को आगे बुलाते हैं ना, तो दैट वाज द मोमेंट। तो मैं भी गई आगे, मुझे माइक मिला, मैंने माइक में बोला, तो उस टाइम पे दे वर सो प्राउड कि यार ये हमारी बेटी अमरिंदर गिल और इन सब लोगों के साथ खड़ी है। और हैरी बाजवा सर जो है, सॉरी हैरी बवेजा सर जो है, उनका प्रोडक्शन हाउस है, मुंबई की टीम है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हर। अकेले किया उसने ये सब, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी सोशल सपोर्ट के, किसी सिफारिश के, नथिंग, जस्ट बाय हरसेल्फ। तो ही वाज माय फादर, माय मदर, दे वर रियली प्राउड एंड हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। सही बात है, रिश्तेदारों ने बोला नहीं, किसी तो दस्या नहीं कुड़ी है स्टार बन गई। हाँ, तो उनको भी बाद में पता चला, तो दे वर आल्सो हैप्पी कि चलो अच्छी बात है कि एक रास्ता बनाते हो आप अपने और लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल बनते हो कि अगर ये हमारे बीच में से निकल के कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वी शुड, अगर हमारे दिल में है ऐसा कुछ करना तो एक रास्ता बन जाता है वैसे उस टाइप से। तो अच्छा लगा था, दे वर हैप्पी, दे वर। फिर सरबजीत का शूट हो रहा था, हम दिल्ली में भी शूट कर रहे थे, काफ़ी जगह शूट हुआ सरबजीत का, बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर में भी हुआ। तो दिल्ली में थे हम, तो दे वर लाइक कि हम आए, तो मैं कहीं अभी नहीं, प्रीमियर पे पापा ने कहा नहीं मेरे को भी मिलवा दो ऐश्वर्या से। नहीं मैं भी देख लूँ एक बार। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो था, पता ना मम्मी से डांट पड़ जाएगी। ये चीज तो he was happy for me कि तुम्हारे दिल का हो रहा है, तुम खुश हो, तो अपने बच्चे की खुशी में पेरेंट्स की वो तो खुशी है ही, होती वो तो है ही। तो दे वर जस्ट, तो सबको मेरी बेटी फिल्म कर रही है, सरबजीत ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म, तो ये वो करते थे, तो सबको बताते थे खुशी खुशी कि मेरी बेटी की फिल्म आ रही है, सरबजीत आ रही है। तो अम्बाला में पूरा हॉल बुक करके हमने अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाई थी। तो हमने खुद का अपना प्रीमियर किया था अम्बाला में। नाइस, ये से बड़ी चीज है, आके देखो, है ना, मैं करती हूँ। कहाँ पे, विजय में? गैलेक्सी मॉल है अम्बाला। हाँ, गैलेक्सी मॉल, यस, वो जनरल हॉस्पिटल के आगे। हाँ जी, वहाँ पे, जहाँ पे मैकडी भी है। हाँ जी, वहाँ पे मैं घुमा हूँ, ओके। इसलिए मुझे पता है। तो सरबजीत हो गई है ना, फिर सेकंड मूवी भी हो गई, तो फिर कब डिसाइड किया कि मुझे अब बॉम्बे शिफ्ट होना है? सेकंड मूवी अगेन, आपको ऐसा दिखने में लगता है कि सरबजीत कर लिया, अब तो इजी हो गया, या लोगों को पता चल गया, या आप फेमस हो गए, बट इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके बाद भी मैं ऑडिशंस वगैरह देती रहती थी। पंजाब में इतने ऑडिशन होते नहीं हैं। हाँ, ये कल्चर बॉम्बे में है। हाँ, यहाँ पे कास्टिंग दूसरे तरीक़ों से होती है। तो यहाँ पंजाब में वापस में आई शूट करके, क्योंकि पंजाब से ही गई थी, शूट किया 4 महीने, वापस पंजाब में आए और फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की कि अब तो मैंने एक हिंदी फिल्म कर ली है, इतनी अच्छी बड़ी, इतने अच्छे लेवल पे, हाँ, तो उससे कुछ बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे लोग अच्छा और काम देंगे। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। तो थोड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे मुंबई जाना चाहिए, यहाँ पे शायद जिस टाइप के लोग मैं ढूंढ रही हूँ उस टाइप के लोग नहीं है, या सोच मिलती नहीं है, या काम करने का तरीका नहीं मिलता है। तो उस वजह से फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मुंबई जाके तो बहुत ऑडिशंस दिए, एड्स की और सॉन्ग्स किए, बहुत सारी चीज़ें की। वहाँ पे तो जो असली एक्सपोजर मिलता है ना, जो असली इंडस्ट्री का आपको पता लगता है कि आप एक दिन में 5 ऑडिशंस भी देते हो और 5 दिन तक एक ही ऑडिशन भी देते रहते हो। आई रिमेंबर देयर वाज एन ऑडिशन, किसी सीरियल के लिए था, वो 3 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद करके मैं वो ऑडिशन लगातार देती रही थी। बस लाइक मैं भेजती थी, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये चेंज करो, ये लाइन बेटर करो, ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज करो। तो 3 दिन तक अपने आप को एक रूम में लॉक करके अपने फ़ोन के सामने ऑडिशन दे रहे हो, एक ही ऑडिशन को 3 दिन तक दे रहे हो। तो और ऐसा भी होता है कि आप सुबह आप रामनगर में हो, शाम को आप गोरेगांव में हो, आपको खाने का टाइम नहीं है, पीने का टाइम नहीं है, ऑटो में आप इधर से उधर जाके आप ऑडिशंस दे रहे हो कि ये 5 ऑडिशन आज की डेट में है, तो मुझे सारे के सारे मुझे देने हैं। सही बात है। तो बहुत वो ये बात है कि 100-1 का रेशियो है। आप 100 ऑडिशंस दोगे तो शायद आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो जो पीछे की मेहनत होती है ये लोगों को नहीं दिखाई देती, उनको सिर्फ आपकी फिल्म दिखाई देती है। ठीक है, आपने हैप्पी गो लकी की, फिर आपने सरबजीत कर ली, और फिर उसके बाद आप कुछ एड्स वैड्स कर रहे हैं, पर उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है। आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, मुंबई में घर ढूंढना इज़ अ टास्क। तो थैंक्स टू आकांक्षा भंडारी, वो अम्बाला से हैं, मुंबई में रहते थे पहले से। तो एक आपका एक दोस्त हमेशा एक ऐसा होता है कि मुंबई जाके आप कहाँ लैंड करोगे। हाँ। तो मैं मुंबई जाके उन्हीं के पास रही, उनके घर में। उसके बाद वहाँ रहते रहते फिर मैंने अपना घर ढूंढा, फिर शिफ्ट किया। तो उनकी सपोर्ट, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे अच्छे लोग होते हैं आपकी लाइफ में।
तो घर ढूंढना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो मुंबई में तो बोलते हैं घर मिल जाए तो भगवान, मतलब सोचो भगवान मिल गए। और बालकनी वाला तो और ज़्यादा। हाँ तो लकीली एक मुझे बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छी लेडी हैं, सोनिया आंटी हैं, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा घर मिल गया। तो वो एक टेंशन फ्री हो गई कि खाना घर का खाना है और घर है, बहुत अच्छा माहौल है। शी इज़ लाइक माई सेकेंड मदर। तो और वो इतने अच्छे, उनको मेरे साथ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बाद किसी को रखा ही नहीं आज तक। अभी वही? मैं अभी भी जाती हूँ, मैं वहीं लैंड करती हूँ। अरे क्या मैं बात सोनिया है। आंटी के पास ही जाती हूँ। क्या बात है, मतलब कि तो सोनिया आंटी अब हाँ, बिल्कुल शी इज़ माई सेकंड मदर, you यस know? शी इज़ फैमिली। तो वहाँ से सॉर्ट हुआ, घर का सॉर्ट हुआ, तो आप फिर अपने काम में ध्यान देते हो। तो हर दिन ऑडिशन हो रहा है और फिर आपको धीरे धीरे समझ आती है कि मुझे कौन सा ऑडिशन देना है और कौन सा नहीं, कि गधा मजदूरी नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आप किस ऑडिशन में फिट होते हो, सही बात है। आपकी लुक, आपका कैरेक्टर, आपकी लैंग्वेज या उस ऑडिशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग आती है और आप फिर जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे जोगी सर हैं और बहुत सारे, श्रुति महाजन हैं, आपको पता लगता है कि असली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है। सही बिकॉज बात है। मुंबई में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको मॉल में बुला लेंगे या कैफ़ेज़ में बुला लेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है मॉल्स कैफ़ेज़ में नहीं जाना है, ऑफिस में, प्रोडक्शन हाउस में ही जाना है। तो बहुत 2-3 साल तो आपको सिर्फ समझने में लग जाते हैं। आप पहले हर जगह जाओगे कि मुझे यहाँ से काम मिल जाए, वहाँ से काम मिल जाए, एंड धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड कि नहीं, दीज पीपल आर फेक, दीज ऑडिशंस आर फेक, दीज आर द रियल पीपल, इनसे मिलो, इनके पास जाओ, बार बार अपना ऑडिशन दो, बार बार। तो वो समझ आपको आने में 2-3 साल इजीली लग जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी टफ इंडस्ट्री। और सेकंड पार्ट कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, आपका बर्थडे आप अकेले हो मुंबई में, आपके पेरेंट्स का बर्थडे आप अकेले हो मुंबई में, दिवाली के टाइम है तो पेरेंट्स बुलाते हैं, बेटा दिवाली पे तो घर आ जाओ। नहीं मामा पापा, दिवाली पे तो सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ब्रांड्स अपनी न्यू एड्स निकालते हैं, तो दिवाली पे ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं, मूवीज़, न्यू मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, तो नेक्स्ट मूवीज़ के लिए ऑडिशंस चल रहे होते हैं कि ये मूवीज़ तो दिवाली पे आएंगी अब फ्यूचर में आने वाली। मतलब दिवाली से वेरी वेरी लाइक डबल ट्रिपल काम हो जाता है उस टाइम पे आपका। ज्वेलरी का तो शूट हो रहा है, बिल्कुल, तो आप भूल जाओ कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे या खुद को भी टाइम दे पाओगे। तो आपको बिल्कुल 100% अपने आप को देना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। और ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ऑडिशन आपने महीना पहले दिया था, है ना, उसकी कॉल आ जाए और आप बोलो जी मैं तो अम्बाले आ गई। एग्जैक्ट ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और जब मैं पंजाब जाती हूँ तो मुंबई के लिए कॉल्स आते हैं, जब मैं मुंबई होती हूँ तो पंजाब के लिए कॉल्स आते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। क्या आपको कैसे पता लगा था मैं शहर में नहीं हूँ? चंडीगढ़ में हूँ, जब मैं चंडीगढ़ होती हूँ तो मुझे हैदराबाद के कॉल्स आते हैं। अस लाइक नहीं, अगर आप बॉम्बे में होते तो थोड़ा सा 1-2 मतलब बहुत जल्दी आप पहुँच जाते हो हैदराबाद से, तो ऐसा लगता है सुबह जाके शाम को आप आ सकते हो। चंडीगढ़ से थोड़ा लंबा हो जाता है, तो जब मैं चंडीगढ़ होती हूँ मुझे हैदराबाद के कॉल्स आते हैं। अगली बार क्या मेरे को बता देना, मैं पहले पहुँच जाऊँगी। पहले बॉम्बे पहुँच जाऊँगी, हाँ जी। तो ऐसे होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से छूटते हैं बिकॉज आप कहीं और हो या आपकी डेट्स अवेलेबल नहीं है या दूसरे शहर में हो। आजकल जो कास्टिंग के जो इंस्टाग्राम पे होते हैं उस पर लिखा होता है ओनली फ्रॉम मुंबई या ओनली फ्रॉम दिल्ली, या हम सिर्फ इसी शहर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, ताकि वो आने जाने का झंझट, रहने का झंझट ना रहे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं आप जिसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो बिकॉज ऑफ लोकेशन एंड स्पेस, स्टे का और वो सब चीज़ों का, तो प्रोडक्शन को भी अपना बजट देखना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर घुस की समझ आती हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, तो वो लोग ना आए इस प्रोफेशन में। जो बहुत सीरियस हैं और अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, वही लोग आए। जैसे नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक्टिंग नहीं करोगे तो मर जाओगे, तभी एक्टर बनना। तो बिल्कुल ट्रू है। तो सामने तो बहुत अच्छा दिखता है, बट पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत जाती है, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इस इंडस्ट्री में रहने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो अभी आप कितने हो गए हो? मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, तभी सर्वाइव कर रही हूँ। कभी अपने आप से बात करते हो कभी बैठ के? हाँ, वो तो रोज़ ही होती है, आई थिंक अक्सर हमेशा ही होती है। एक मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, एक आधे गाने भी लिखे मैंने, मोस्टली कविताएं लिखती हूँ। हाँ, कुछ याद तो ऐसे याद तो नहीं है। वो एक्सट्रीम इमोशन जब होता है ना, या तो बहुत ज़्यादा खुश हो तब कुछ आया तो लिख लिया फटाफट, कि मुझे पता मैं भूल जाऊंगी तो जो मिला लिख लिया। या जब आप एक्सट्रीम सैड हो या कोई एक्सट्रीम एपिसोड हुआ अभी आपके साथ, आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिले या कुछ ऐसा एपिसोड हुआ, तो किसी भी एक्सट्रीम इमोशन में जब मैं होती हूँ तब लिख पाती हूँ, नॉर्मली नहीं लिखती हूँ। आप मोबाइल ले सकते हो, उसमें देख के आप बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कलाकारों के लिए भी एक लिखा था, अभी मैं तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, देखती हूँ तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ जब लिखती हूँ। तो बस तो वो होता है कि अपने आप से बातें तो आई थिंक हर आर्टिस्ट करता ही है, होती रहती है अपने आप से बात। सही बात है। तो कुछ याद नहीं है कभी? अभी याद कुछ नहीं है, तो सब लिखा ही हुआ है। तो मतलब कि यू आर इमोशनल पर्सन? या आई थिंक हर आर्टिस्ट इमोशनल होता है। हाँ, वो तभी आर्टिस्ट होता है। यस, तभी आर्टिस्ट होता है। तो कभी ऐसा लगा कि
कि मैं छोड़ के चली जाऊँ या कुछ और कर लूँ, ऐसा कोशिश लगा? की मैंने बीच में, जैसे बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत लंबे टाइम तक कोई फिल्म नहीं मिली या कोई काम नहीं मिला, ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आते, या वो टीम पसंद नहीं आती, या वो कंडीशंस पसंद नहीं आती जिन कंडीशंस पे वो ऑफर मिल रहा है आपको, तो एक लंबा गैप बीच में आ जाता है, तो फिर तब फील होता है नहीं यार, आई हैव टू सर्वाइव। अब जब से कॉलेज से निकले तब से पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए हैं, खुद से ही तो अब भी नहीं ले सकते, अब भी नहीं लेते हैं, तो वो होता है ना कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप हो, तो फिर वो आप अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते हो, और स्पेशली इस एज में आने के वो तो बाद है ही है। तो होता है कि यार अपना घर भी चलाना है, तो बहुत लंबा टाइम हो गया, एक फिल्म के पैसों से आप कितना ही लंबा सर्वाइव कर लोगे। तो मैंने कोशिश की बीच में अपनी लाइन चेंज करने की, पर जैसे ही मैं अपना पूरा माइंड सेटअप करके कोशिश करके जाती हूँ, तो उसी टाइम किसी फिल्म का ऑफर आ जाता है। यही चाहते हैं तो हम कि जैसे वो जय मम्मी दी का ऑफर आया था, मैं तब बॉम्बे में थी, बॉम्बे में गए हुए अभी 30 दिन ही हुए थे, मुझे याद है 30वां दिन था, मुझे जय मम्मी दी फिल्म मिल गई थी, तो उस फिल्म के पैसों से मैं 1-1.5 साल सर्वाइव कर पाई मुंबई में। बीच में एड्स वगैरह भी करते रहे, एक सॉन्ग भी किया मैंने, अनिरुद्ध करके एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने कोलावेरी कंपोज किया था, उनके साथ एक सॉन्ग किया। प्रदीप सरकार जी के साथ मैंने एक ऐड की थी, पतंजलि की ऐड थी, रिलीज़ नहीं हो पाई वो, और भी काफ़ी एड्स की, और कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप सर्वाइव कर लेते हो, बिजी होते हो। बट उसके बाद क्या हुआ, कोविड हुआ, तो वापस मैं चंडीगढ़ आ गई। कोविड से पहले मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही थी कोमिक के, तो वो मार्च में रिलीज़ हो रही थी, उसकी प्रमोशन के लिए, हाँ सरताज जी के साथ, उसकी प्रमोशंस के लिए मैं आई थी चंडीगढ़। तो 13 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज़ हुई और 15 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन हो गया। मुझे याद है कि वो, और इतना दुख हुआ था ना मुझे उसका, बहुत दुख हुआ था उस फिल्म का। उसकी एक्चुअली आई थिंक उसके लिए सरताज जी आई थिंक वहाँ इलांटे में भी गए थे, हाँ जी प्रमोशन के लिए, यस, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू भी किए थे मीडिया के साथ, तो दूसरे दिन ही, उस दिन ही कुछ रोला पड़ रहा था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो मूवी का सब बहुत बुरा हुआ, मतलब कि वो दूसरे दिन ही, उस मूवी का मुझे बहुत फील हुआ था मुझे, बिकॉज उस फिल्म में मेरा रोल बहुत अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, सरताज जी के साथ फिल्म है, अगेन फेदर इन माई कैप की, मुझे इतने अच्छे इंसान के साथ और एक इतने अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे उस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। तो उससे वो जब हुआ ना, वो लॉकडाउन हुआ, तो अब थोड़ा सा वो सैड साइड पे फिर अब चले जाते हो। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं जॉब कर लूँ, वापस डिज़ाइनिंग में चली जाऊँ, या मर्चेंडाइजर बन जाऊँ वापस से, या कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर लूँ। तो कोशिश की, पर वो होता नहीं है, वो होगा भी नहीं। होता नहीं है वो, आप ऐसा लगता है यार आप बंद गए हो, सुबह 10 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ, या 9 to 5 वाला आपका जॉब है, या कोशिश कर लो कम से कम कि 2 घंटे वाली जॉब कर लूँ मैं, कि मेरा खर्चा पानी निकलता रहे, पर वो नहीं हो पाता है। आप एक आर्टिस्ट बहुत बंधा हुआ फील करता है। ठीक है, आप अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए कर रहे हो, बट और वो आई थिंक बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं वो, आई एम नॉट द ओनली वन कि मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी हमारी आई थिंक 80-90% दुनिया में जनता कुछ और करना चाहती होगी, लेकिन अपनी फैमिली चलाने के लिए कर कुछ और रही है। तो वो मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि मैं जो करना चाह रही हूँ वो कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई पीपल जो मुझे फाइनेंशियली संभाल लेते हैं, मेंटली संभाल लेते हैं। कि कभी कभी कुछ ऐसे एपिसोड्स हो गए इंडस्ट्री में, लड़कियों के लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी, तो आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली, मेरे लोग मुझे संभाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, आई एम विद यू, वी आर विद यू। तो आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। तो इट इज़ अ टफ इंडस्ट्री। तो सोचा बहुत बार छोड़ने का, एक बार मैंने जॉब भी किया था, मैंने लांटे में जॉब किया था। अच्छा, या 50 दिन सर्वाइव कर पाई थी ये बॉम्बे जाने से पहले? हाँ, ये हैप्पी गो लकी की बात। ओके, हाँ, बॉम्बे जाने से पहले, बॉम्बे जाने से पहले फर्स्ट फिल्म के बाद, वो जो 7-8 महीने का गैप था उसमें, तो 1-1.5 महीना बस सिर्फ मैंने जॉब की थी। तो लोगों को जब पता चलता है ना कि अच्छा आपने फिल्म की है तो आप जॉब क्यों कर रहे हो, अरे आप तो एक्टर हो, आप जॉब क्यों कर रहे हो, तो एक एक्टर का ना एक जो परसेप्शन है वो बहुत अलग है। सही बात है। उनको, हमारी आम जनता को लगता है हर एक्टर अमीर होता है, हर एक्टर करोड़पति होता है, हर एक्टर के पास बॉडीगार्ड्स और मैनेजर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सब होता है, बट ऐसा नहीं है। जो आप जब आप स्पेशली इनिशियल स्टेज पे होते हो तो ये सब ऐसा नहीं होता है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हमें बचपन से हम देखते आ रहे, लेकिन हम उनके नाम भी तक नहीं पता होता। सही बात है। हमें पता है ये तो उसमें विलन बनते थे हमने बचपन में इन फिल्मों में। अब ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, बट मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, आशीष विद्यार्थी जी हैं, वो हम जब छोटे होते थे तब से वो फिल्मों में आ रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम पे जो वीडियो थी, वो एयरपोर्ट पे है और लोग आके उनको बोल रहे हैं सर आपके साथ एक फोटो खींच लें, सर आपके साथ एक फोटो खींच लें, और बोल रहे हैं आपको मेरा नाम पता है, दे लाइक नहीं। तो मतलब एक एक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी सिनेमा को और मूवीज को, पर हमें उनका नाम तक नहीं पता। तो ऐसे बहुत, मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है पर वो इतने फेमस नहीं है। मैं कहीं जाती हूँ तो
मुझे बताना पड़ता है कि मैंने सरबजीत की है, बिकॉज उसमें मेरी लुक बहुत डिफरेंट है, मुझे बताना पड़ता है कि मैंने एक कॉमिक की है। तो जैसे मैं एक प्रोड्यूसर से मिली थोड़े दिन पहले, मेरा प्रोफाइल किसी को भेजा गया, तो बोले अरे तो नई लड़की है। मैंने कहा नई लड़की, मुझको 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, 2014 में मेरी पहली फिल्म आई थी। सही बात आप ये बोलो कि हम आपको जानते नहीं है, आप फेमस नहीं हो, एक्चुअली ना लोग रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला आप नई लड़की हो। मैं कहा तो फिर नई लड़की समझ के ले लो, कोई बात नहीं, चलेगा। तो फिर उसके हिसाब से कि आपको मतलब ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो आपको सहनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं कि नहीं आप मतलब इमोशनल इतने नहीं हो सकता, आपको वो जो मैंने बात बोली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मुझे पता है मैंने 10 साल कितनी मेहनत की है, बट अगले इंसान ने 1 मिनट में बोल दिया अरे ये तो नई लड़की है। बस लाइक नहीं सर, मेरी पहली फिल्म 2014 में आई थी, मैंने सरबजीत की है, ये जैमम में की, एक कॉमिक की है, बीच में और बहुत सारे एड्स किए हैं, सॉन्ग्स किए हैं, बहुत काम किया है। पर उन्होंने मुझे नहीं देखा बिकॉज आई एम नॉट फेमस। मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है जो बहुत सुपर हिट हुआ और सब मुझे जानते हो। वो उम्मीद मुझे इको मिक्की से थी, पर उस टाइम पे कोविड हो गया। तो अब वापस इको मिक्की आएगी, जो सागा है अपना वो OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, केबल वन उस पर आएगी इको मिक्की। तो जो एक होता है ना कि आपका एक सुपर हिट रोल होता है जिस रोल से आपको सब पहचानते हैं, वो अभी तक नहीं आया करियर में। तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, आप बोलो कि हमने आपको कोई फिल्म देखी नहीं है, आप फेमस नहीं हो, पर नहीं तो मत बोलो यार। तो इट वाज वेरी हर्टफुल। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी मत बोलो कि आप फेमस नहीं हो, आप फेमस हो। मुझे नहीं लगता मैं फेमस, नहीं फेमस हो, लेकिन फेमस होने का क्राइटेरिया मेरे को लगता है कि लोगों की निगाह में ना कुछ और है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, डेफिनेशन इज डिफरेंट। हाँ, अगर वो आप फेमस ना होते तो वो आपको बुलाते भी ना। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है ना, तो वो बुलाते भी ना। जो डायरेक्टर थे उनको वो तो जानते थे मेरे बारे में, पर जो प्रोड्यूसर थे वही बात है ना, एक डायरेक्टर एक कला के तरीके से आपको देख रहा है, कलाकार के तरीके से आपको देख रहा है, प्रोड्यूसर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, कमर्शियली देख रहा है कि इसको लेने से मेरी फिल्म में कितना पैसा वापस आएगा। डायरेक्टर देख रहा है कि ये कितना अच्छा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाएगी, कितना अच्छा रोल कितने अच्छे से निभाएगी। डायरेक्टर को नहीं ये मतलब होता है कि रिकवरी होगी। इसी दुविधा में बहुत सारे एक्टर्स ना बेचारे इसी उसमें रह जाते हैं, असमंजस में डायरेक्टर्स रह जाते हैं कि हम कास्ट तो इस एक्टर को करना चाहते थे, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस एक्टर को कास्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज थिएटर में ऑडियंस इस एक्टर के नाम से आएगी। तो किसी के नाम से नहीं आती, ये मैं आपको बता रहा हूं, कंटेंट के नाम से आती है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप ना होती। आप OTT इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे इतने अच्छे, इतने मज़ेदार, इतने अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर्स जो निखर के आए हैं OTT की वजह से, हमारी वेब सीरीज की वजह से। सो थैंक्स टू बिल्कुल OTT की। आप शायद वो एक पंजाबी एक्टर हैं जगदीप सिद्धू। यस जगदीप आई थिंक संधू कुछ, जो पतालोक में था। हाँ जी है ना। वो पंजाब में कॉमेडियन है, यस, उससे कॉमेडी फिल्में करवा रहे थे, लेकिन बॉलीवुड ने उससे वो करवाया जो वो एक कर सकता था। बिल्कुल, एक क्या रोल किया, एक एक्टर के तौर पे उनको ट्रीट किया गया। मतलब कि उसने क्या रोल किया उसमें चाकू का, यस, है ना। तो मैं मतलब कि देख के हैरान था कि यार मजा ही आ गया। एक और वेब सीरीज देखी थी मैंने, राजस्थान बैकग्राउंड पे बेस्ड जो थी, आई थिंक आप उसी की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के मामा बने हैं उस वेब सीरीज में। नहीं, पातालोक जो अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की थी। पातालोक तो हाँ मुझे आई नो, वो जयदीप अलावत था जिसमें। हाँ जी। एक और वेब सीरीज मैंने देखी है उसकी, उनकी, उसमें वो एक बच्ची के मामा बने हुए हैं, थोड़ा नेगेटिव का कैरेक्टर है, वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। वो बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो ऐसे कई एक्टर हैं जो OTT ने दिए हैं ना, बहुत सारे हैं। बिल्कुल, अब कोविड में आते थे कॉल्स आते थे, बट कोविड था तो आप बॉम्बे में नहीं हो तो गया आपके हाथ से। मैं चंडीगढ़ में थी उस टाइम, तो पूरे 3-4 महीने चंडीगढ़ काटे। तब से मैं चंडीगढ़ ही हूँ। अच्छा, तब से चंडीगढ़ ही हूँ। अब मैं जाती हूँ, शूट करती हूँ, वापस आ जाती हूँ। ओके, तो अब बेस यहाँ बना लिया है। बेस दोनों जगह, यू कैन से दोनों जगह है। अभी प्रोजेक्ट ज्यादा चंडीगढ़ में, इसलिए यहाँ पे रह रही हूँ। अभी करंटली आई एम डूइंग अ वेब सीरीज, हिंदी वेब सीरीज कर रही हूँ, उसका शूट पंजाब के आसपास चल रहा है, और अपना एक चैनल स्टार्ट किया है मैंने, भव्य शक्ति। यस, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। हाँ, तो पहले वो वेब सीरीज के बारे में। अच्छा, वेब सीरीज कर सकते हैं ना उसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। तो जो मेरे सर हैं चक्रेश कुमार, जो अलंकार थिएटर ग्रुप के करता धरता हैं, और मेरे मेंटोर भी हैं, जिनके साथ मैंने अंधा युग किया था सबसे पहले, तो जिन्होंने आपको कृष्ण बनाया था। जिन्होंने मुझे कृष्ण बनाया था, बिल्कुल, जिन्होंने मुझे डिजाइनर से एक्टर बनाया था। सही बात है। तो उन्हीं की वेब सीरीज है, वही डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखी भी उन्होंने है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं एक्साइटेड हूँ इस वेब सीरीज़ को लेके, क्योंकि मुझे वो सब करने को मिल रहा है जो एक एक्टर का सपना होता है। सही बात है कि उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और अपने उसके अंदर जो वेब सीरीज़ के अंदर जो टारगेट है मेरा, उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, मर्डर्स तक करवा देती हूँ एंड ऑल दैट। तो करते भी हो? नहीं करती, अभी तक तो नहीं किया है, आगे शायद हो जाए सेकंड थर्ड सीजन में। तो अभी फर्स्ट सीजन का हमारा शूट चल रहा है, एपिसोड्स बन गए हैं।
तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, और सर के साथ वापस जुड़ी हूँ इतने सालों बाद, कि जिनके साथ शुरुआत की थी उनके साथ वापस जुड़ के बहुत खुशी होती सही है। बात है। ऐसे लगता है यार बैक होम, अब वापस अपने घर आ गए हो। Comfort level होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। yes. तो उनके साथ वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और अपना एक चैनल भी शुरू किया है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी चल रही हैं पंजाब में, 1-2 मूवीज़ की बातें भी चल रही हैं, Right. 2-3 ऑफर्स आए हैं पंजाबी मूवीज़ के, तो इसलिए अभी पंजाब में हूँ। बाकी मुंबई से कोई कॉल आता, प्रोजेक्ट आता, तो सोनिया आंटी के पास जाके मैं रहती हूँ, सही और बात वो है। प्रोजेक्ट करके फिर वापस आ जाती तो सोनिया आंटी, थैंक यू सो मच। हूँ। थैंक यू सो मच। यस। तो सोनिया आंटी को क्या अच्छा लगता है, क्या कुछ? सोनिया आंटी शी इज़ अ वर्किंग लेडी। Okay. उनकी एक बेटी है, वो दुबई में रहती है, आई थिंक अब लंदन शिफ्ट हो गई हैं। तो वो और मैं, हम 2 लोग ही रहते हैं घर में, एक रूम उनका है, एक रूम मेरा है, और एक हॉल है। और हमारी शोभा आंटी है जो खाना वाना बनाती हैं और घर का देखभाल करती हैं। तो सोनिया आंटी शी इज़ वेरी नाइस। तो मैं उनका हमारा क्या होता है, जैसे मैं आई ऑडिशन दे के या किसी शूट से, बस मैं आते ही शुरू हो जाती हूँ, आज ये हुआ, आज उसने ये बोला, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, और वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड और एक उस रिश्ते सही से बात रहो है। तो आप इतने दिल खोल के अपनी बातें नहीं कर पाते हो। पर अगेन आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे वो मुंबई में मिली, जिसके अंदर घर के अंदर घुसते ही मैं शुरू हो जाती हूँ, आज उसने ये बोला, आज उसने ये किया, आज मेरा ऐसा सीन था, आज मेरा वैसा सीन था, ऑडिशन में मैंने ऐसा किया। तो हर एक छोटी से बड़ी बात, हर एक घर की फैमिली की बात, और सब मैं उनसे शेयर करती थी। तो अब वो बहुत मिस करते हैं मुझे, और मैं भी उनको बहुत मिस करती हूँ। वो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्याज को कांदा बोलना शुरू कर दिया आपने? नहीं। तो जब समझ नहीं आता तब मैं बोलती हूँ अच्छा। कि जब उनको मैं प्याज 2-3 बार बोलूँ और नहीं समझ आए तो फिर कांदा बोलती हूँ। तो सही बात है। तो ऐसे मराठी मुंह पे नहीं चढ़ी? नहीं, मैं सीखती थी, मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है। तो जो मेरी शोभा आंटी हैं जो खाना बनाते थे, उनसे सीखती थी मैं। तो कोई लाइन सीखी उनसे? अभी तो याद नहीं है, टाइम हो गया काफी। तो बस छोटे छोटे वर्ड्स सीखती रहती थी। वो कांदा ना मेरे को मतलब कि अच्छा वहाँ पे ना वही है कि आप जब लोकल से बात करो ना तो आपकी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। हाँ। उस टाइम जब वहाँ रहती थी तो थोड़ा बहुत अब बोल लेती तो वो चीज़ है ना। और बड़ी अलग सी उनकी ना बड़ी मज़ेदार लगता है कि बड़ी हंसी सी आती है हमें तो, क्योंकि बिकॉज हमें और उनको हमारी सुन के बड़ी हंसी आती है कि ये क्या बोल रहे हो यार पंजाबी में या हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। कांदा हो गया, बटाटा हो गया, कोतमील हो गया। कोतमील क्या होता है? लाइक ये कोतमील हो गया, इसको तो धनिया बोलते हैं। सही बात है। अच्छा। वेरी डिफरेंट वर्ड। तो बड़ा पाव खाया? हाँ, बड़ा पाव खाते थे। कितनी बार? बहुत ज्यादा नहीं, बट खाया। पाव भाजी बहुत खाई है, लाइक पाव भाजी। तो चौपाटी पे गए? बहुत कम। मैं पूरा फोकस काम पे ही रहता था। जब घूमते नहीं थे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नो पार्टी, नो बीच, नथिंग। और कभी ऐसे सुकून से बैठने को मन करता था तो वहाँ पे वर्सोवा बीच है, वहाँ जाके मैं बैठती थी बस। बड़ी यादें आती होंगी ना वहाँ की? हाँ, तो मैं जाती रहती हूँ, जब भी जाती हूँ वर्सोवा बीच जाती हूँ। एक होता है वो बिल्कुल घर के पास था वर्सोवा बीच, लाइक 5 मिनट्स का डिस्टेंस था, तो मिस तो करती हूँ। सही बात है, क्योंकि बॉम्बे में ना ऐसा है कि आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। दैट इज ट्रू। आप आ तो गए हो लेकिन आपकी आत्मा वहीं है। दैट इज ट्रू। फील होता है कि हाँ कि ना ये शहर बड़ा वो है कि ना 8-9 बजे के बाद खत्म। यहाँ पे तो हाँ कुछ नहीं। और वहाँ 8-9 बजे के बाद तो दुनिया शुरू होती है। ट्रू, दैट इज ट्रू। 10 बजे तो पार्टी प्लान पूछते होते थे लोग कि जाना है, क्या है, क्या चल रहा है। लाइक सोता नहीं है ना कभी शहर वो चीज़। तो ये जो वेब सीरीज है तो मिस्ट्री टाइप है या रोमांटिक टाइप है, क्या है? अभी इतना ज्यादा मैं रिवील कर नहीं पाऊंगी, मुझे डांटना पड़ जाए सर से। ठीक है। एक्साइटमेंट में आके तो इतना कुछ रिवील कर हम सर से ही पूछ लेंगे। हाँ, सर को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो अभी फर्स्ट सीजन शूट हो गया? फर्स्ट एपिसोड शूट हो गया। अभी सेकंड एपिसोड हम अक्टूबर में स्टार्ट करने वाले हैं। नाइस। तो अब वेट नहीं होती ना जब ऐसा हो कि करो सर करो, है ना। ये चीज़ अभी गर्मी भी है थोड़ा सा, शायद इसलिए भी रुका होगा शायद ये चीज़। तो अच्छा, ये अब हम बात करते हैं भव्य शक्ति के बारे में, जो आपका यूट्यूब चैनल है। ये क्यों आया मन में कि मुझे ये स्टार्ट करना है? एक होता है ना कि जो एक आर्टिस्ट होता है जो जिसको क्रिएटिव चीज़ें करने का मन करता है, वो खाली बैठ नहीं सकता ज़्यादा। और मेरे को कैमरा के सामने रहना पसंद है, कुछ क्रिएट करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, रिलीजियस भी हूँ। तो ऐसे एक दिन मन से आया कि यार पूरे इंडिया के मंदिर कवर करते हैं, सबको दर्शन कराते हैं, और इसी बहाने खुद को भी दर्शन करने को मिलेगा, ट्रैवल करने को मिलेगा, उस शहर का खाना पीना खाने को मिलेगा। सही बात है। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, बस दिल से आया और मैंने शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड भी है कि शायद आज से 10-15-20 साल बाद मुझे एक डायरेक्टर बनना है, एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। तो वो एक छोटू सा एक कह सकते हो आपकी शुरुआत है या कोशिश है।
तो मतलब बस दिल से आया कि करना है, और मैंने अपना टीम अरेंज किया और मैं अगले दिन पहुंच गई सुबह 5 बजे मनसा देवी। परमिशंस लिए, ऑब्वियसली वहाँ पे आप ऐसे शूट नहीं कर सकते, अंदर कमर्शियल कैमरा अलाउड नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल। तो अगेन थैंकफुली मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं। एक मेरे चंडीगढ़ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुकुमचंद गोयल जी, GI डायमंड्स के ओनर हैं वो, उनके मैं बहुत शूट्स भी करती हूँ। आप मेरे पेज पे जाओगे तो बहुत GI डायमंड्स आपको दिखेगा। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स से मुझे मंदिरों में परमिशंस दिलाई और मैंने वहाँ पे जाके शूट किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। सुबह 3 बजे उठ के तैयार हो के आप सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके आरती सुनते हो, शूट करते हो, आपके दर्शन भी हो गए, आपकी आरती भी होगी, आपका शूट भी हो गया। और वही जो एक सेंस होता है ना, वो एक भक्ति भाव होता है, वो आपकी वीडियोस में दिखता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शूट करने गए और आ गए हो, आप एक्चुअली वहाँ पे दर्शन करने गए हो, सुबह 5 बजे की आरती सुन रहे हो, वहाँ बैठे हो 1 घंटा। और ऐसा नहीं कि चलो दो शॉट लिए हो गया हमारा, हम तो चल रहे हैं, नहीं, पूरी आरती बैठ के सुनी है वहाँ पे। हम वो ऑब्वियसली उसमें दिखाया नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट यू कैन सी कि सुबह 6 बजे का टाइम दिख रहा है वहाँ पे घड़ी में, एंड देन फिर थोड़ी धूप निकल आई है, और फिर थोड़ा तो पूरा 2-3 घंटे लगा के अच्छे से पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे के, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे भी सर्च करती हूँ, वहाँ के पंडितों से भी पूछती हूँ, वहाँ जो लोग काम करते हैं मंदिर में उनसे कंफर्म करती हूँ, जो इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल है वो पंडितों से पूछ के बताती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि उस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूँ, दर्शन तो कराऊँ, जो गर्भगृह के अंदर जो भगवान की प्रतिमा है वहाँ तक। बिकॉज ऐसे वीडियोस और भी हैं ऑनलाइन, मिल जाएंगे आपको, पर मैंने देखी है। ऑब्वियसली आप थोड़ा देखते हो कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, तो बोलते हैं हमें यहाँ मंदिर बाहर से दिखा दिया, और बोलते हैं अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम अंदर दर्शन करके वापस आके आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट हाउ माई चैनल इज़ डिफरेंट, कि मैं आपको अंदर तक कैमरा ले जाके आपको असली प्रतिमा के दर्शन करा रही हूँ। दैट्स हाउ माय चैनल इज डिफरेंट। और आप उसके लिए प्री तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है परमिशन लेने के लिए, क्योंकि आजकल तो हर कोई कैमरा लेके पहुंच जाता है। ऐसे तो हर कोई एग्जैक्टली, तो वो बहुत सिलेक्टिव लोगों को परमिशन देते हैं। तो अपना पूरा प्रोफाइल दिखाना, अपना पूरा बताना, मेरा क्या मोटिव है, मैं क्यों शूट करना चाह रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, तो वो पूरी परमिशन के साथ में पूरे अंदर तक जो भगवान जी की मूर्ति है वहाँ तक कैमरा ले जाके, तो पूरे प्रॉपर दर्शन आपको हो जाएंगे। तो अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं, 3 मंदिर मैं कवर कर चुकी हूँ। कौन कौन से? एक सबसे पहले मनसा देवी से शुरुआत की थी, अपने शहर के मनसा देवी। फिर मैंने किए हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर है एक पंचकुला में, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, और वो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। तो आपको नॉर्थ इंडिया में ऐसे मंदिर दिखेंगे नहीं, तो वो बहुत ही। कौन से सेक्टर में? सेक्टर 12 में है तिरुपति बालाजी का मंदिर। पुल जो एक है? नहीं, सेक्टर के अंदर ही है, रेजिडेंशियल एरिया में ही है। मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप देखना। 7 मिनट की वीडियो है, पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो वहाँ के भी दर्शन कराए। उसके बाद फिर मैं शाहबाद में मार्कंडेश्वर जी, वहाँ के दर्शन कराए हैं। और एक और वीडियो भी है, रेडी हो रही है, दैट इज़ कुरुक्षेत्र में है शक्तिपीठ, देवी को भद्रकाली जी का मंदिर है। तो वहाँ पे सती माता का एंकल गिरा था, जैसे हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ वो कवर किए हैं। वो भी 1-2 हफ्ते में वीडियो आने वाली है। तो इस तरह से अभी मैं फिर आगे राजस्थान का, उदयपुर का, अपना शिमला का, हिमाचल में बहुत सारे हमारे मंदिर हैं। तो एम है, मेरा मोटिव है भगवान की कृपा से कि मैं पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में जितने भी हमारे हिंदू मंदिर हैं वो मैं कवर कर सकूं और लोगों को दिखा सकूं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हर बार नई जगह पे जाना और सुबह सुबह शूट करना, वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि वो वहाँ का माहौल ही बड़ा अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत वाइब वहाँ की, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता वापस आने को। तो बहुत ही, मतलब ये मैं बीइंग वेरी सेल्फिश, मैं अपने लिए कर रही हूँ, लोगों के लिए नहीं। अच्छी बात है, हमें वही काम करना चाहिए जो अपने लिए है। और उससे अगर हम कुछ लोगों को भी दिखा पाए, वो उससे बड़ी ऊपर क्या चीज़ हो सकती है ना। तो सबसे पहले यही था कि मुझे हर जगह के दर्शन करने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे हम खाली बैठे हैं तो हम सोचते नहीं कि चलो यार उदयपुर जाके मंदिर में माथा टेक के आते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते। पर एक मोटिव मिला है, एक मिशन कह लो कि मैंने अपने लिए खड़ा किया है। तो मुझे भी मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा थॉट इसी में ही मैंने अपने डाला हुआ है कि मुझे ये करना ही करना है। तो जैसे एक वीडियो रिलीज़ होती है, मैं दूसरे पे आ जाती हूँ, उसके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, और वहाँ के परमिशंस लेने में जुड़ जाना, कॉन्टैक्ट्स निकालना कि मुझे उस शहर में मैं किसको जानती हूँ, कैसे परमिशन मिलेगी, कैसे मैं पहुँच पाऊँगी और कैसे शूट करना है। बिकॉज सिर्फ बाहर से मंदिर दिखाना इज़ नो फन, तो वो दर्शन नहीं हुए। वो तो आप कोई भी फ़ोन से आपको वीडियो बना के दिखा देगा। असली दर्शन तो भगवान की प्रतिमा के हैं, उनके जो चरण दिखे, उनका
उनका मुख दिखे, आप उनके दर्शन कर सकें, वही असली दर्शन है। यहाँ पे सोलन के पास एक मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, अच्छा, हाँ जी, वहाँ ज़रूर जाना आप। बिल्कुल, मैं देख वो लूँगी बहुत अभी अच्छा है, interview मतलब के कि ना बाद, वो हाँ जी। यूट्यूब पे आप सर्च करना मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, बहुत सुंदर टेम्पल है। और वहाँ पे ना एक एक मूर्ति एक एक पत्थर से बनी गई है, मतलब कि वो टुकड़े नहीं उन्होंने कही हैं, वो एक ही को carve तराशा करके, गया हाँ, ओके। है पत्थर को, सारी मूर्तियों को। और बहुत अच्छा उन्होंने कृष्ण का रथ लगाया बहुत ऊपर ना मंदिर, वो- इट्स अ वेरी ह्यूज मंदिर। अगेन देखो अब आप हाँ। कि इसी शहर में रहते हुए मुझे इस मंदिर के बारे में सही नहीं बात पता, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, सही उनके बात खुद के शहर के मंदिरों के बारे में नहीं पता। अब सही सेक्टर बात 12 में तिरुपति बालाजी का हाँ। मंदिर है, पंचकुला के लोगों को ही नहीं हाँ पता। सही बात है, नहीं पता, चंडीगढ़ के लोगों को नहीं पता होगा हाँ, कुछ नहीं ऐसा। पता। और वो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है, वहाँ पूजा साउथ इंडियन स्टाइल में होती है, वहाँ पे प्रसाद साउथ इंडियन स्टाइल में मिलता है, और बहुत ही प्यारा, बहुत मन लगा। वहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है, वहाँ पे सेब का पेड़ है, तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं अपने पंचकुला शहर में, तो व्हाई नॉट, जिनकी आस्था है, जो धार्मिक लोग हैं, वो जाएं, दर्शन करें। तो और नहीं जा पा रहे हैं तो YouTube चैनल से घर बैठे देख लें। ये तो जरूरी है ना। और मैम का चैनल सब्सक्राइब करें, क्या नाम है? भव्य शक्ति, BHAVYA हाँ जी, SHAKTI, भव्य शक्ति। येलो कलर का लोगो है, येलो दिख जाएगा। आप वहाँ पे मैम को देखोगे साड़ी में। हाँ, ना, क्योंकि वो जगह के मंदिर। हिसाब से कपड़े Yes. पहनने चाहिए। नहीं नहीं, वो साड़ी मैंने इसलिए पूछा कि साड़ी पहन अब जाओ। कितनी शॉपिंग हो गई है साड़ीज की ज़्यादा? अभी तो मेरी लिस्ट में 10-15 साड़ियाँ पड़ी हैं। ओके। मतलब मेरे कार्ट में, जो मैं ऑनलाइन सोच रही हूँ कि मैं ऑर्डर कर दूँ, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर। तो आपने कभी ऐसा नहीं ढूंढा कि एक जैसे अंबाला में इतने साड़ी वाले हैं, तो उनको बोलो यार मेरा एक शो है, उसके लिए स्पॉन्सर करो एक साड़ी। हर शो के लिए एक नई साड़ी मैं आपको। हाँ, वो अपने आप आ जाएंगे धीरे धीरे। वो तो है ही है, जब चैनल थोड़ा सा और अभी बिल्कुल न्यू चैनल है, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी बनाए हुए, तो जैसे जैसे थोड़ा चैनल पॉपुलर होता है तो वो अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अकेली साड़ी नहीं लेती हैं, उसके साथ फिर थोड़े से वो चार्जेस भी हैं मैम के, वो शो में, क्योंकि बिकॉज स्पॉन्सर भी अगर आप व्यूज लोगे तो फिर मैम को भी तो थोड़े से चार्जेस है ना, आने जाने का खर्चा होता है, बिल्कुल, एवरीथिंग पे करना होता है, खाना पीना, सिर्फ साड़ी से देना होता है। नहीं थैंक यू। नहीं, बिकॉज ये जरूरी है, बिल्कुल, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। यस, मतलब कि आप बोलो जी आप 5,000 की साड़ी ले लो, है ना, और कभी तो ऐसे बोल देते हैं वापस कर देना। हाँ, अभी ऐसा हुआ रिसेंटली मेरे साथ। तो वापस क्या, या तो ठीक है, आप या तो प्रोडक्ट दे दो जिसको बार्टर बोलते हैं, या फिर आप पे कर दो, इसलिए नहीं पहन के वापस कर देना, इसलिए मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं अपनी साड़ी पहन लूंगी। ये तो बहुत आजकल हो गया है, कि प्रोडक्ट ले लो लेकिन वो बाद में वापस कर देना, है ना, ये चीज़ ऐसा। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, बिकॉज द सोशल मीडिया इतना मतलब इतना इजीली अवेलेबल है कि हर इंसान अब इन्फ्लुएंसर है, हर इंसान अब प्रमोशन कर रहा है, हर एक इंसान। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ द प्रोफाइल एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, कितने आपको व्यूज़ मिल रहे हैं या किस तरह का आपको कंटेंट मिल रहा है इन रिटर्न। सही बात है। तो उस बात पे आई थिंक डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो 2000 में भी आपको रील बना के दे रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 20 लाख रुपए भी ले रहे हैं एक रील बनाने के। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। या तो अभी महीने में कितने पैसे खर्च कर देते हो? मेरे को पहले बता चुके हैं कि पूछो मत। ये मत पूछो। मतलब घर का ये सुबह से शाम तक घंटियां बजती रहती हैं, एक पार्सल आ रहा है, एक पार्सल जा रहा है, एक पार्सल आ रहा है, एक पार्सल जा रहा है। वो जरूरी है। तो हाँ, इस इंटरव्यू में भी 3-4 कॉल आ चुके हैं, वो डिलीवरी बॉयज की ही कॉल थे। मैम हो गया डिलीवर। हाँ, तो मैंने कैमरा लगाया हुआ स्पेशली कि मैं उनको बोल देती हूँ कि हाँ रख दो, मैंने देख लिया कैमरा से, आप चले जाओ रखेंगे, इफ आई एम नॉट देयर एट माय प्लेस, तो मैं देख लेती हूँ अपनी ऐप में, हाँ आप यहाँ रखो और चले जाओ। तो जो रिटर्न होता है वो मैं ऑलरेडी बाहर रखाती हूँ, यहाँ रखा है, यहाँ से उठा के ले जा रहा हूँ रिटर्न। तो ये सिस्टम चल रहा है, तो यू कैन इमेजिन। तो गर्ल्स के लिए तो सही बात है, आम बात है। मत पूछो। हाँ, ये मत पूछो, ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। मत पूछो कि फिर पता लग जाएगा घर वालों को कि मैं कितना खर्चा करती हूँ। वो जब आते हैं तो ऐसे 4 अलमारियां देखते हैं और ऐसे होता है कि यार इतने कपड़े क्या करती है, तो इतने कपड़ों का आई वाज लाइक नहीं, चाहिए होते हैं। जब कुछ कहीं जाना हो, कुछ पहनना हो, तो तब कपड़े होते नहीं होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। पहनने के लिए अभी भी 2-3 ही होंगे आपके पास। हाँ, वही 2-3, बस 2-3, वो बाकी तो पुराने हो गए ना। सही बात है, ये चीज ये बहुत होता है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत रिपीट भी करती हूँ अपने कपड़े, बिकॉज एनवायरनमेंट को हमारे बहुत हार्म होता है। तो ऐसे मेरे पास होता है कि एक सूट, एक साड़ी है, वो मैंने 3-4 साल पहले पहनी थी तो अब पहन ली है। इतना रेगुलरली रिपीट नहीं करते, लेकिन मैं अपने कपड़े कभी फेंकती नहीं हूँ। मेरे पास अपने सारे पुराने कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने अपने कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग में बनाए थे, वो भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तो मिक्स एंड मैच करके आप रीयूज करो, बिकॉज
यूज एंड थ्रो वाला कल्चर आई डोंट थिंक सो कि हमें इस एरा में हमें ये रखना चाहिए। अब तो सेलिब्रिटीज भी अपने कपड़े रिपीट करते हैं, आलिया भट्ट हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने कपड़े आई थिंक करने चाहिए। और इतने महंगे कपड़े होते हैं यार, वो आपकी 20-20, 25-25 हज़ार की साड़ियाँ हैं, ड्रेसेस हैं, आप एक बार पहन के कैसे। मेरा तो बीइंग अ डिजाइनर मेरा तो बहुत दिल दुखता है यार, मेरे कपड़े मेरे बच्चों जैसे हैं, मैं चाहे पहनूं चाहे ना पहनूं, मैं संभाल के रखती हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं पहनते तो दे दो किसी को, दीज आर माय किड्स, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है मेरी इस कपड़े से। और अलग अलग स्टाइल से भी तो करके पहन सकते हो आप। हाँ, और जो फिर जब कपड़े देने होते हैं किसी को तो ऐसे बहुत दिल दुखता है यार, ये टी शर्ट बहुत घिस गई, अब दे देनी चाहिए। तो फील होता है, वो पेन फील होता है मुझे, बिकॉज आई एम डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, बचपन में टेप लगा लगा के मैंने कपड़े बनाए हैं, तो ऑब्वियसली मेरी अटैचमेंट होती है कपड़ों से, कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूंगी। और एक इमोशनल वो भी जोड़ लेती हूँ कि यार ये साड़ी तो मैंने हैदराबाद से ली थी वो वाले शूट पे, तो उस कपड़े को मैं उस एपिसोड से जोड़ के उसको और ज्यादा इमोशनल करके अपने पास रखती हूँ। अरे नहीं, जो मैंने सरबजीत में कुर्ता पहना है, मैंने खुद का कुर्ता पहना था एक, तो मैंने संभाल के रखा, अरे ये तो सरबजीत की निशानी है, इसको तो मैं अपनी जनरेशंस को पास करूंगी। नहीं, वो जरूरी है, यू नो तो मैं इस टाइप की इंसान हूँ। शाहरुख खान के घर में जब आप जाओ तो उसने एक अलमारी बना रखी है, उसने वो अपनी एक हर फिल्म से एक चीज कलेक्ट करता है वो। बिल्कुल। वो उसने आज तक रखी हुई है, जो बाजीगर में या DDLJ में या जो भी उसने एक शर्ट या जैकेट जो भी उसको अच्छा लगता है वो एक यादगार है। हर इमोशनल इंसान है, हर आर्टिस्ट ऐसा ही होता है कि वो इमोशंस के साथ जोड़ के उन चीजों को रखते हैं। सही बात है। तो खाना कितना पसंद है? बहुत, आप देख ही रहे होंगे, खाना बहुत पसंद है। आती मैंने बोला कि एंगल देख लो, पेट तो नहीं दिख रहा, नहीं वो नहीं दिख रहा है। तो अभी थोड़ा आजकल वर्कआउट बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्वेट होके चक्कर आने लग जाते हैं। थोड़ा सा मैंने गेन कर लिया है, बट अगेन आई विल स्टार्ट। तो पिज़्ज़ा या पास्ता? आज मैंने छोले पूरी खाए हैं खुद बना के। अच्छा। हाँ, तो कौन से वो खाने का जिनको शौक होता है वो बनाते भी हैं। जो लोग बोलते हैं ना I'm a foodie, लेकिन उनको कुकिंग आती नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। ओके। तो जो भी असली फूडी होगा उसको कुकिंग आती होगी। ये तो है। तो बहुत मुझे खाना पसंद है, तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती भी हूँ। तो क्या क्या अच्छा बनाते हो? मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ और सब खाती हूँ। मैं करेले बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं पिज्ज़ा पास्ता ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, पिज्ज़ा तो इतना नहीं मैंने ट्राई किया। इंडियन भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, घिया, तोरी, कद्दू सब खाती हूँ। कोई वो नहीं, कोई जो असली फूडी वही है जो सब खाता है। सिलेक्टिव हो गए तो वो आपका एक टेस्ट हो गया, वो आपका एक क्रेविंग हो गई कि मुझे पिज्ज़ा ही खाना है या वो, तो मेरा ये मानना है। तो सब लेट नाइट को क्या होता है अगर हो जाए कुछ? मेरा पता है क्या होता है, आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता होगा। सुबह से शाम तक आप फुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे, ग्रीन टी पीनी है, फिर एक फ्रूट खाना है, फिर ओट्स खाने हैं, और शाम तक आते आते पता नहीं यार आप ले आओ रोटी पराठा, आप सब ले आओ, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मैं पिछले 6 महीनों से फास्टिंग पे हूँ, लेकिन कल रात को मेरी सबट का बांध टूट गया। तो मैंने डोमिनोज का वो ना आजकल एक वो नया उनका कुछ चीज़ वाला आया, जिसमें कटोरी है बीच में चीज़ होता है, तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज लगा के पिज्जा मंगाया। और वो अकेला मैंने खाया, और उसके बाद मेरे को इतना गिल्ट हुआ ना। हाँ, क्योंकि 6 महीने की फास्टिंग की तूने ऐसी तैसी कर ली। बिल्कुल मेरे को था आज इंटरव्यू है आपके साथ और आज मैंने पूरी खाई है, पूरी छोले। ओट्स खाऊंगी, ग्रीन टी पीऊंगी, आराम से जाऊंगी, थोड़ा स्लिम लगो, थोड़ा अच्छा दिखो कैमरा पे, तो बट नहीं पूरी छोले। आप अच्छे लग रहे हो कैमरा पे, और थैंक यू सो मच आप आए। और तो घूमने का कितना शौक है? और 5-10 मिनट लूंगा सिर्फ आपके। अरे नहीं आप पूरा दिन मैंने आपके लिए रखा है। थैंक यू सो मच। आराम से पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, पर मैं उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो मेरे को पता लग गया कि आपको बातें करने का शौक है। लेकिन जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं वहाँ मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, एक शब्द भी नहीं, बस हाँ ना ओके थैंक यू बाय, बस। तो घूमना कितना पसंद है? घूमना बहुत पसंद है। कितना घूम चुके हो अभी तक इंडिया? मैं इंडिया तो काफ़ी घूम चुकी हूँ, ऐसी जगहों पे भी जा चुकी हूँ जो जिनका लोगों को पता नहीं है, जैसे शूट के लिए लोकेशन चाहिए, या शूट के बाद आप अकेले निकल गए अपना बस्ता उठा के कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं। हाँ, मैं हर जगह शूट पे मोस्टली सोलो ही जाती हूँ। मतलब कुछ गर्ल्स होते हैं जैसे अपनी मम्मी को साथ लेके जाएंगी, या फैमिली को या भाई को, मैं अकेले ही जाती हूँ सब जगह, या मैं होती हूँ या मेरी टीम होती है, बस। क्या कराटे आते हैं मेरे को? नहीं, मुझे आता है कि किसी पे बर्डन क्यों बनना है, या किसी की उनकी अपनी लाइफ है, उनको क्यों डिस्टर्ब करना है। वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बट ऐसा प्रेशर नहीं है कि नहीं तू मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं है। तो सही बात है। और आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल। आप लोगों को जज करना कब सीखोगे? फिर आप किसी के साथ हो तो आप जज नहीं कर पाओगे उतना, बिकॉज वो इंसान के हो सकता है कि वो वैसा चीज ही ना करे। बिल्कुल। आप उसका असली रंग ही ना देख पाओ। दैट इज ट्रू।
है ना। तो जब आप अकेले होगे तो आप दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हो That is कि true. सामने वाला कैसा है, यू नो। और लड़कियों के पास तो एक सेंस ज़्यादा होती है लड़कों से, बिल्कुल। वो जल्दी जज कर लेती हैं चीज़ों को तो कि इतना कुछ अगर मैं बोलती हूँ, कुछ जो भी तो सीखा है लाइफ में वो इसी वजह से सीखा है कि अकेले रहे हैं, Yes. अकेले मीटिंग्स किए हैं, अकेले एक दूसरे मुंबई जैसे शहर में जाके रहे हैं और इतने हज़ारों लोगों से रोज़ मिलना, रोज़ नए लोगों से मिलना, सेट पे इतने लोगों से मिलना, हर तरह के लोगों से मिलना, तो उसी से आप फिर सीखते हैं। सही बात है। तो क्या क्या घूम लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट? ईस्ट रह गया, बाकी सारा घूम लिया। तो ईस्ट कब जा रही हो? ईस्ट भी है, काफ़ी मंदिर हैं तो मैं जाऊँगी। सही बात है। अच्छा, मंदिर भी मंदिरों के cover लिए अब करूँगी, जब जगह मंदिर भी कवर करूँगी, वैसे भी घूमने जाऊँगी, फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे। तो तो दो ही कभी चीज़ें हैं, मंदिर और खाना पीना। पहले दर्शन कर लो फिर पेट पूजा कर लो। सही बात है, लेकिन जिम भी करना पड़ेगा, यू नो। हाँ, वो भी करना पड़ेगा। yes, सही बात है। yes. है ना, लेकिन वहाँ वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यू नो। एक बार छूट जाए अगर फिर वो कंटिन्यू है तो ठीक लगता है। मेरा ऐसे ऑन ऑफ चलता है कि 3-4 kg गेन कर लिया तो फुल ऑन वर्कआउट, फिर जब शेप में आ गए तो फिर ढीले पड़ गए, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे ऑन ऑफ चलता रहता है। तो अभी गेन किया हुआ है तो मैं स्टार्ट करूँगी, फिर थोड़ा जब ठीक हो जाऊंगी फिर थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा सही अभी तो बात ठीक हूँ, थोड़ा सा ही खा लो, अभी तो सही ठीक बात हूँ, है। थोड़ा केक खा लो। तो मीठा खाना पसंद है? बहुत ज़्यादा Control हो चीज़ जाता है? केक्स एंड ऑल दैट, कुकीज़, बहुत ज़्यादा। कंट्रोल हो जाता है? दिख ही रहा है आपको। आजकल तो नहीं है नहीं कंट्रोल, हो रहा है ना। नहीं हो रहा कभी कभी हो जाता है ऐसा, या कोई बात नहीं, इट्स ओके, खा भी लेना चाहिए। मेरे को होता है कि घर में नहीं होना चाहिए, अगर मुझे दिख रहा है सामने तो मैं खा लूंगी। ये सबसे बड़ी तो दिक्कत ऑर्डर ही मत करो, घर पे लाओ ही मत। ये तो चीज़। ये चीज़ है। तो अभी कभी यू नो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तंग करते हैं? तंग तो नहीं कहूंगी मैं, तंग तो मतलब इन द सेंस कि यू नो आजकल बहुत ज़्यादा वो क्रेज हो गया, यू नो, कि अच्छा जी आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ, ये एक थोड़ा अजीब लगता है मुझे। हाँ, तो मुझे लोग बोलते हैं आपके तो मिलियंस में होने चाहिए, आपके तो सिर्फ 100 के हैं, तो आप करा लो। मैं कहती नहीं यार, वो फेक फॉलोअर्स करा लो? के क्या फ़ायदा। मैं 10-20 हज़ार रुपये दे के फेक फॉलोअर्स करा लूँ, सुबह उठूँ तो 1 मिलियन होंगे, बट वो एक सिर्फ एक नंबर है, वो लोग नहीं है। अब मैं कुछ स्टोरी डालती हूँ या कुछ डालती हूँ तो इतने लोगों के मैसेज आते हैं, डीएम, पर्सनल वाले डीएम आते हैं कि अच्छे लग रहे हो आप जैसे चैनल के लिए लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अरे इस मंदिर का तो हमें पता ही नहीं था। अभी 3 ही एपिसोड आए हैं लेकिन 300+ मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वीडियो देख के, वेरी कामिंग, बहुत सुकून से भरी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा, मतलब हर तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे सही हैं। बात तो तभी मेरी एनर्जी और बढ़ेगी, तभी मेरा मन करेगा अरे यार मुझे और करना है। ये मेरा फ्यूल है, ये लोग मेरा फ्यूल सही है। बात है। तो जब कभी होता है ना कि बहुत टाइम से काम नहीं मिल रहा है, आप सैड हो गए हो, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, आप एक स्टोरी डालो, इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है सही यार, बात है। कितने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग सही मेरी बात स्टोरी का वेट करते हाँ। हैं, मुझे बोलते हैं मैम आपकी नेक्स्ट फिल्म कब आएगी, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, ये सवाल बहुत लोग सही बात पूछते है। हैं। तो फिर मन करता है इन लोगों के लिए करने के लिए, खुद चाहे आप ठंडे बढ़ जाओ, लेकिन जब इन लोगों की एनर्जी आपको मिलती है तो आप में वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक एनर्जी फिर से आती है कि नहीं यार करना है, सही बात। अपने लिए नहीं तो इन लोगों के लिए करना है, सही जो बात अपना अपने पूरे दिन में से आपको इतना टाइम निकाल के Yes. आपको देखते हैं, आपको Comment मैसेज करते हैं, करते हैं, कमेंट message करते हैं, करते आपकी लाइक करते हैं फोटोज। तो मैं तो हमेशा मैं लिखती हूँ कि यू गाइज आर माई फ्यूल, आपकी वजह से ही मैं चल पा रही हूँ। तो कोई ऐसा फॉलोवर है जो यू नो रेगुलरली बहुत सारे हैं ऐसे, डीएम करता है? 10-15 हैं जो पिछले 7-8 साल से कॉन्टिन्यूसली हाँ, मुझे सपोर्ट करते हैं। हर स्टोरी वो लाइक करेंगे, हर फोटो लाइक करेंगे, हर कमेंट में करेंगे और पर्सनली आके भी मुझे बोलेंगे अच्छे से कि बहुत अच्छा लगा मैम, ये वो नाइस फीडबैक भी देंगे। और मतलब ऐसे हैं 10-15 ऐसे हैं जो बहुत सालों से कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे उनकी शायद मुझे सामने है तो मैं उनको पहचान ना पाऊँ, उनकी प्रोफाइल्स देखती हूँ, जाके उनकी फोटोज देखती हूँ, वो अलग अलग डीपी भी चेंज करते रहते हैं, कभी फ्लावर्स की लगा ली या अपने बच्चों की लगा ली टाइप्स, बट मुझे उनका वो नाम हमेशा मेरे ध्यान में रहता है कि ये 10-15 नाम हैं जो मेरे को हर जगह दिखते ही हैं और वो बहुत अच्छे सपोर्ट करते कोई हैं। ऐसा डीएम नहीं आता मतलब कि यू नो मैम मैं तो आपसे प्यार हो गया, आपसे शादी करना हाँ है? आते हैं, ऐसे भी आते हैं तो बट तो उनको इग्नोर? आराम नहीं इग्नोर नहीं, आराम से मतलब कि ठीक है भाई, जवाब मैं सबको देती हूँ। अच्छा, जवाब सबको हाँ, देते हैं। सबको देती हूँ, Nice. या सीन तो सबको करती हूँ, एटलीस्ट जवाब ना दे पाऊँ तो सीन जरूर कर देती हूँ, या फिर वो स्माइली है, वो हार्ट वाला डबल क्लिक वाला ऑप्शन होता है। तो कोई ऐसा मैसेज याद है जो बड़ा अजीब लगा हो कि यार ये बंदे ने मेहनत की है कुछ लिखने में? ऐसे बहुत सारे कविताएं लिखते हैं लोग, ब्यूटी के ऊपर लिख देते हैं या आपके ऊपर लिखते हैं, ऐसे 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो पोएम्स लिख के भेजते अच्छा। हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है। तो थैंक यू बोल देती हूँ, पर असल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बट वो फिर हाँ, दिखाती सही नहीं हूँ बात, मैं, तो फिर मैं कहा जी थैंक यू सो मच, बस इतना। सही बात। एक मेरे बहुत अच्छे वो थे, क्या बोलूँ उनको,
फॉलोअर कह लो या फ़ैन तो नहीं बोलूँगी, अभी मैं अपने आप को उस लेवल पे सोचती नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना फ़ैन बोलूँ। इंस्टाग्राम पे ही फॉलोअर थे, तो वो नॉर्वे से मेरे लिए एक पेंटिंग बना के लाए थे। वाओ। तो वो कहते मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपको कहाँ डिलीवर कराऊँ। तब मैं बॉम्बे रहती थी, तो मैंने अपना बॉम्बे का एड्रेस दिया, उन्होंने मेरे पोर्ट्रेट था, बहुत सुंदर पेंटिंग थी, तो मैंने डाली हुई है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडिया से भी नहीं, इंडिया के बाहर से कोई आपके लिए पेंटिंग बना के उसको इंटरनेशनल फ्लाइट में कैरी करके लेके आ रहा है और यहाँ पे मुझे फिर डिलीवर करा रहा है घर पे। मुझे कभी मिले भी नहीं वो। उन्होंने बोला बस आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको कुरियर कर दूंगा इंडिया में आके। तो वो बहुत स्पेशल फील होता है फिर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कोई ड्रीम वो है कि इसके साथ तो काम करना ही करना है? दो थे, एक तो था ऐश्वर्या राय जी के साथ काम करना है, दूसरा संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करना है। तो दूसरा भी पेंडिंग है। कोई बात तो नहीं, जो उनकी कास्टिंग करते हैं उनको मैं मैसेज करती रहती हूँ कि देखो कुछ है तो कुछ सही बात है, बड़ा ग्रैंड होता है उनका सेट। हाँ, तो वो हम दिल दे चुके सनम से है वो। वो केबल पे वो फिल्म बार बार आती रहती थी, मैंने हजारों बार देखी होगी वो फिल्म। तो ऐश्वर्या राय वहीं से शायद उनके लिए इतना प्यार जागा और उनकी ग्रैंड सेट्स हो गई, उनकी स्टोरीज हो गई, उनकी कहानी दिखाने का बताने का, एंड देन देवदास हो गई। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। तो हम दिल दे चुके सनम से शायद शुरू हुआ था वो संजय लीला भंसाली। हाँ, उनके साथ करना है काम। और कोई एक्टर तो फिर सभी ही हैं। एज एन एक्टर तो फिर वो आप कोई एक तो होता है ना कि लालची हो जाते हो। नहीं, मुझे सबके साथ काम करना है, किसी को नहीं छोड़ना, सबके साथ काम करना है। ठीक है। कोई ऐसा फेवरेट नहीं है? फेवरेट ऐश्वर्या राय है। अच्छा, एक ही है, ठीक है। कोई हीरो नहीं है मतलब कि वो तो सब बराबर है? हीरो रणदीप हुड्डा जी के साथ काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। इज वेरी नाइस, वेरी गुड एक्टर। बहुत अपने किरदार में बहुत घुसे हुए थे। उनके साथ मूवी में बहुत कम सीन है क्योंकि वो जेल में है या वो है। ज्यादातर मेरे सीन ऐश्वर्या के साथ ही थे। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। ऐसे ही हैं मस्त मौला, अपनी मर्जी से काम करने वाले। तो एक थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि हाँ। हरियाणा से है ना वो भी? हाँ, वो भी हरियाणा से। तो हरियाणवी आती है? हाँ, बोल लेती हूँ ठीक ठाक। एक डायलॉग में बोला था मैंने कि जैसे तनु वेज मनु में था ना, कि हाँ लागत है थारी लुगाई मार जैसी, पर मैं थारी लुगाई को ना हूँ, ऐसे करके एक डायलॉग था। तो बोला था मैंने। नहीं, ठीक है, वो आनी चाहिए ना। अपनी नेटिव लैंग्वेज तो आनी चाहिए। नेटिव तो हिंदी है, घर में हमारे घर में शुद्ध हिंदी बोली जाती थी। लेकिन हरियाणवी भी आती है? हरियाणवी वो आसपास से सुन के, कि कोई किसी को सुनते हुए बोला या टीवी पे सुनी तो वहाँ से सीख ली थोड़ी। तो बोल लेती हूँ। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा पक्का आया। नहीं, मैंने एंड में ना मैं तारीफ करवाता हूँ अपनी जर्नी एक बार फिर से जी ली आपके साथ बात करने में। फिर बचपन से लेके पूरा अपना करियर, अपना पूरा, आप कहते हैं ना आपकी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ आपके आंखों के सामने आ जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हुआ ना कुछ ऐसा? हाँ। इसलिए मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ एंड में। हाँ, तो थैंक यू, आपकी वजह से मुझे खुद पे गर्व महसूस हो रहा है। नहीं, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और आप दोबारा से शहर को छोड़ के बॉम्बे जाके बसो, हम यही दुआ करते हैं। थैंक यू। हाँ, क्योंकि बिकॉज वो एक फाइनल जगह है हर आर्टिस्ट की, जो वो चाहता है कि वहीं उसकी जर्नी पूरी हो। आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि आप इतने सक्षम बनो, अपना स्किल को इतना सुधारो, अपनी कला पे इतना काम करो कि आप जहाँ हो आप वहीं रह के कमाल की चीज़ें बना सकते हो। हाँ, वो तो बना सकते हो, लेकिन भगवान इतनी मेहर करे, इतना ब्लेस करे। वो तो हाँ, वो तो आप चाहे लंदन जाके रहे, कल को आप आप चाहे जाके रह रहे हो, लेकिन वो तो काम तो मेरी आ ही जाएगा बिकॉज वो। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि बॉम्बे का अपना ही एक मजा है। वो तो शहर से प्यार है आपको। हाँ, वो तो फिर मतलब उस शहर की हवा से प्यार है, उस शहर की ज़मीन से प्यार है, लोगों से प्यार है। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वहाँ पे मतलब कोई आपको ऐसी गलत नज़र से देखता नहीं है। आप किसी से एड्रेस पूछो, आपको पूरा बहुत अच्छे से बताएंगे, सॉरी, थैंक यू, बहुत ही मैनर्स वाले, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो और पूरे इंडिया में बहुत सारे शहरों में घूमी हूँ मैं, तो मुंबई जैसा शहर मुझे नहीं लगता कोई है, और दूसरा चंडीगढ़ जैसा शहर। तो इन दो शहरों में बहुत मन लगता है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे वो देखते हैं तो फिर घर तक छोड़ के आते हैं। वो दूसरी तरह का है ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी है वो कि अगर उन्होंने देख लिया कि अच्छी लड़की जा रही है तो उसको घर तक छोड़ के आते हैं आराम से। वो लड़की को कई बार रास्ते चेंज करने पड़ते हैं। बिल्कुल कि ये कहाँ से पड़ गए पीछे। बिल्कुल, वो भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ, सबकी लाइफ में होता है। सही बात है, वो ठीक है, वो अपने अपने शहर का ना एक मजा है। अब शायद हमारे शहर में ऐसे ही है, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं है ऐसा, बॉम्बे में नहीं है ऐसा। ये चीज़ ठीक है, वो हर एक जगह का अपना एक वो होता है, आई थिंक। ये चीज़
तो नहीं, थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा आपसे बात करके। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और सच में मैं कह रहा हूँ जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे हों और फिर हम यहाँ से आगे का इंटरव्यू कंटिन्यू रखें, बिकॉज मेरे इंटरव्यू कभी ख़त्म नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि वो जर्नी हमेशा चलती अभी रहे। वेब सीरीज आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। Yes. होपफुली मैं और सर इकट्ठे आके Done. आप सर का इंटरव्यू लेना और बाद में फिर मैं और सर इकट्ठे आके अपनी Done. आपस में एक दूसरे के साथ हमारा क्या रिश्ता है, किस Done. तरह Done. से उन्होंने मुझे डिज़ाइनर से एक्टर बनाया सही है, बात क्या है। देखा, शायद मुझे भी पता चल सही जाए बात आपके इंटरव्यू के बहाने। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें हम साथ में और मूवीज़ करें, तो उनकी प्रमोशंस के लिए मैं आऊँ आपके पास कि मेरी मूवी आ रही है, देखना। डन और मैं चाहता हूँ कि अब काम शुरू हुआ तो वो चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेरा पूरा फोकस भव्य शक्ति पे है। Nice. तो प्लीज़ आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि बाकी सब लोग भी घर बैठे दर्शन कर सकें। बिल्कुल। और बहुत अच्छी वाइब आती है उसको देखने के बाद, बिकॉज वो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, अब मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया तो मैं पूरा देखूंगा उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो बहुत अच्छी चीज़ है वो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।